नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज बहुत सारी कहानियों की बात आपके साथ हम करेंगे। खास तौर पर बंगाल में इस वक्त जबरदस्त एक्शन चल रहा है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ फैसले भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी उनका रोड शो चल रहा है। आप कहेंगे चुनाव तो खत्म हो गया, तो फिर कौन सा रोड शो चल रहा है? एक विधानसभा में आपको मालूम है, डायमंड हार्बर की फाल्टा विधानसभा की सीट थी और वहां पर अभी वहां परसों चुनाव होना है और आज उसके प्रचार की आखिरी सीट है। 29 अप्रैल को यहां पर वोटिंग हुई थी, लेकिन हिंसा हुई थी, उसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद पूरा चुनाव इस असेंबली सेगमेंट का रद्द कर दिया गया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि कुछ पोलिंग बूथ पर हो जा रही पोलिंग समझ में आता है, ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन पूरी विधानसभा में पोलिंग जो है वो दोबारा कराई गई थी। अब 21 मई को फाल्टा के सारे बूथ पर दोबारा मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा कहलाता था और जिसको वो आईपीएस अफसर राज्यपाल शर्मा ने धमकाया भी था। फिर उसने कहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। अब आलम यह है, देखिए कितना बदल गया बंगाल कुछ दिनों में। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर खान पहले तो कोर्ट की शरण में गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहांगीर खान के खिलाफ किसी भी एक्शन पर फिलहाल 26 मई तक रोक लगा दी है, क्योंकि वो उसको चुनाव लड़ना है। जहांगीर के चुनाव प्रचार करना तो दूर, उसके दफ्तर तक पर ताला लग गया है। लेकिन और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने पहले फाल्टा में रैली की और आज 25 किलोमीटर लंबा रोड शो वो निकाल रहे हैं। फाल्टा के वोटर ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद उनका डर दूर हो गया है। अब इससे आपको पता चलेगा कि बंगाल की परिस्थितियां क्या थी, बंगाल के वोटर या बंगाल का आम जन क्या महसूस कर रहा था। और ये जो जीत हुई है, केवल सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में इसका क्या असर है, उसके लिए इसके क्या मायने हैं। इसके लिए आपको वहां कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बात की है, कुछ महिलाओं की खास तौर पर बात आपको सुननी चाहिए। वो क्या बता रही हैं? ममता गई, सरकार बदली, उनके लिए क्या बदला? तो क्या बदल गया बंगाल में? फाल्टा में चुनाव आसानी से हो पाएगा बिना हिंसा के? হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের শুভেন্দু চ্যাটার্জি খুব ভালো কাজ করিতেছে। শুভেন্দুদা খুব ভালো কাজ করছে। ভালো কাজ করছে উনি। ভয় चला गोबे। হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর কাজ করছে। पहले क्या होता था? डर था। হ্যাঁ এই সোনার বাংলা। सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला। दीदी पहले डर होता था, किस तरह का माहौल था? खूब डर रहता है। अब डर चला गया। चला गया है। पिछली जय श्री राम। पिछली बार फेयर चुनाव हो पाया था? नहीं क्या स्थिति होती थी यहाँ पे? क्या स्थिति? मारधर होता था। हाँ। अब 21 को चुनाव है, डर लग रहा है? नहीं। जय श्री राम। तो देखिए ये हालत हो गई। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सड़कों पर महिलाएं खड़ी हुई हैं और शुभेंदु अधिकारी रोड शो निकाल रहे हैं उसी फाल्टा सीट में, और महिलाएं कह रही हैं हमारा डर पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो गया है। तो ये चुनाव का एक छोटा सा मुख्य चुनाव के बाद आप कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर और आपको दिखाई दे रहा है इसमें। त्रिपाठी जी, जो महिलाओं की थोड़ी बहुत बातचीत सुनी आपने, वैसे तो बहुत सारे लोगों से बात हुई थी वहां पर, लेकिन ये कुछ सैंपल थे। नहीं देखिए, मतलब ये तो हम लोगों ने, और एक दिन तो बीच कहानी कुर्सी के में जो हम लोगों ने फाल्टा से देखा था, तो उसके बाद बहुत कुछ अलग से कोई कहने का नहीं था। वो अपने आप ही सब कुछ बता देता है। यानी आपको अगर, जिसको कहते हैं ना कि कोई पिक्चर वो शब्दों से 1000 गुना ज्यादा बोलती है, तो ऐसे अगर कोई वीडियो आ जाए तो उसका इंपैक्ट सोचिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या जहांगीर खान की जो गुंडागर्दी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्योंकि मैं कई बार ये कहता हूं ना, कई बार ऐसे लोग क्या होता है कि जब सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तो शांत हो जाते हैं। अब चुनाव यहां होगा, परसों वोटिंग है ना, 19-21 परसों वोटिंग है। वोटिंग के समय क्या वो सारे लोग ठीक से जो कहते हैं कि आश्वस्त होकर जा पाएंगे? उसके लिए ये शुभेंदु कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को चूंकि तृणमूल पता है, बंगाल पता है, वहां का जो भय का तंत्र है वो पता है, उसके लिए ये रोड शो निकाल रहे हैं, उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। और वही विश्वास जो वहां की महिलाएं, वहां के जो वोटर के लिए एलिजिबल लोग हैं, उनके मन में पैदा हो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो करने में वो कामयाब रहेंगे। क्यों कामयाब रहेंगे? क्योंकि एक तो सरकार बदल गई, दूसरा पिछले कुछ समय में जो अभिषेक बनर्जी, जहांगीर, इनके उस तरह के बयान आने थे वो बंद हो गए, तीसरा वहां जो लोग हैं उनको लग रहा है कि जो फोर्सेज हैं, ये पुलिस वाले, थाना अब हमारी सुनता है,
पहले तो थाने पे जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तो उनको जाना पड़ता था सेंट्रल फोर्सेज के बाद, जिनके पास जिनके लिए कहा जाता था कितने दिन रहेंगे, ये तो चला जाएगा। ममता जी कहती थी वो जो दिल्ली से आया है वो तो चला जाएगा, तो हम तुम्हारे चाय पानी का ख्याल रखेगा। आप सोचिए जरा, चीफ मिनिस्टर बोलती थी। तो ये सारी चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि जो एक विश्वास है, भय से भरोसे की यात्रा, वो पूरी होगी और 21 तारीख को स्वस्थ लोकतंत्र के दर्शन होंगे। ममता बनर्जी का एक पोस्ट आया हुआ था, हालांकि उन्होंने ये सब परसों किया था। उन्होंने कहा कि ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये रोज कमाने खाने वाले लोग, सड़क पर रेडी पटरी करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, गरीब परिवार, उन्होंने जो ईंट से ईंट जोड़कर अपनी जिंदगी बनाई है, उन परिवार जोड़े हैं, उनके ऊपर उन्होंने इसको हमला बताया। और खास तौर पर आपको मालूम है, तिजाला इलाके में आग लग गई थी, तो वहां सबसे पहले बुलडोजर चला था सरकार बदलने के बाद। हावड़ा स्टेशन के बाहर जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया था। फिर पार्क सर्कस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो हटाया गया था। वो वही सारे उदाहरण देकर के कह रही हैं कि ये सरकार जो कार्रवाई कर रही है ये गलत है और ये टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। और मुख्यमंत्री पुलिस वालों से जाकर मुलाकात करके कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला मुझे बर्दाश्त नहीं है और कट्टरपंथी लोगों के हाथ में पत्थर भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखिए, शासन तो हनक से ही चलता है, और कल भी मैंने कहा था, शुरुआत से यदि आप संभल गए तो फिर संभल गए। यदि थोड़ी सी भी ढील इनको दी गई, ये सारे उपद्रवी, शरारती, आतंकी तत्व हैं जो पहले सीपीएम के गुंडा राज में पल करके बड़े हुए थे। थोड़ा ममता बनर्जी ने उनको और आगे बढ़ाया, यहाँ तक आगे बढ़ाया कि वो थाने में आग लगाना शुरू कर गए। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि वसीरहाट थाने में आग लगा दिया था। पुलिस वाले थानेदार की पिटाई थी और दिन दहाड़े पिटाई की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। मालदा के थानों में आग लगा दिया था। आज के प्रचार की तस्वीरें लगा दी। तो ये वहां की एक आदत बन गई थी कुछ लोगों में, और वो स्वाभाविक है कि जब सत्ता बदली है तो हनक आपको दिखाना पड़ेगा। ये ऐसे तत्वों को आपको उनको चाहे आप पिटाई से करें, जैसे भी करें। बुलडोजर अभी ममता बनर्जी कह रही थी ना, बुलडोजर गरीब लोगों पे चल रहा है। अभिषेक बनर्जी पर को भी नोटिस गया है, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ये जानकारी होनी चाहिए, ममता जी को तो जानकारी हो जाएगी, लेकिन कहानी कुर्सी के दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनको भी नोटिस गया है। बिल्डिंग के लिए शायद नोटिस गया, बिल्कुल पुख्ता खबर बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। और कायदे से बुलडोजर तो अभिषेक तक ही चलना चाहिए, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। गुंडागर्दी का जब तक केंद्र गंगोत्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो पवित्र जगह है, लेकिन जहां से वो निकलता है, सोर्स है जो ताकत देती है इन सब चीजों को, वो अभिषेक बनर्जी है, वो ममता बनर्जी है। वहां हनक पहुंचेगी तो बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे फैसले कल और भी हुए थे, कल परसों में, जैसे जितने भी धार्मिक मामलों से जुड़े हुए अनुदान दिए जा रहे थे, जैसे मुइज्जिनों को, इमामों को जो मानदेय दिए जा रहे थे, पुजारियों को, इवन पुजारियों को भी नहीं, उसमें भी देखिए, इमामों को 3,000 रुपया और पुजारियों को 2,000 रुपया। काहे भाई? पुजारी आपकी पूरे भारत की सनातन परंपरा को मर करके ये करके, और पुजारी वाले तो वैसे भी सर चुनाव से 1 साल पहले शुरू हुआ था। नहीं, 2020 में शुरू किया था, आपने ठीक कहा। 2021 का जो चुनाव था उसके पहले 2020 में शुरू किया था, और ये 2000 शायद पहले से बहुत पहले से चल रहा है। 2012 से चल रहा है, 12-13 से चल रहा है। इमामों को जो वेतन देने की बात है। संदर्भ याद आया तो सिर्फ याद दिला दूं, दिल्ली में इमाम और मुअज्जिम को पैसा देना शुरू किया था केजरीवाल सरकार ने, सरकार नहीं रही। बंगाल में इमाम और मुअज्जिमों को पैसा देना शुरू किया, नहीं रहे, सरकार चली गई। मतलब सिर्फ तथ्य मैं बता रहा हूं जिससे लोगों को नहीं, आप पैटर्न बता रहे हैं। पुजारी लोग भी निपट गए साथ में। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा हुआ। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुओं को किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। इस देश के फ्रॉड सेकुलरिज्म ने हज की यात्राएं कराई और लोग हिंदू यात्रा करा रहे हैं। मैं फिर ये जोड़ देना चाहता हूं, भारत के पुजारी और पंडित समाज, ब्राह्मण समाज जो मंदिरों से ये वो समाज के ही ये पर करते थे और समाज के लिए योगदान करते थे। ये मौलानाओं को पैसे देते हैं ये क्या? अच्छा ठीक है, इस पर क्या कहेंगे राहुल जी? वो पुष्पा गायब है जिसकी सीट पे प्रचार हो रहा है। ठीक है, हाईकोर्ट गए थे और उनको जो है कहा गया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तब तक जो है आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 5 मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो भी खैर
चुनावों के मतलब इस चुनाव से पहले ही 4 मुकदमे दायर किए गए थे। 2017 का एक मामला था, उसमें 9 साल बाद मुकदमा दायर किया गया। खैर, ये कोर्ट को देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, अगर कोई एनार्की है तो उसे जरूर तोड़ना चाहिए। और सही है, स्टेट गवर्नमेंट अगर तोड़ रही है एनार्की तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये जो जानना, मैं एक बात कहूंगा, पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस मामले को लेकर आपने पूरा चुनाव लड़ा कि भाई घुसपैठिए यहाँ पर हैं और बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं, उन पे मैं देखना चाहूंगा कि सरकार कब कार्रवाई। सर वो तो समय के साथ पता लगेगा, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं। ये फाल्टा सीट पर आज जो प्रचार हो रहा है, हो सकता है भाई कानून को कार्रवाई करने में जो है वक्त लगता है सर, लेकिन ये चुनाव काउंटरमैंड हुआ क्यों है कि इसकी सीट पर इसके लोगों ने धमकाया बिल्कुल लोगों को, तो वोटिंग रद्द की गई है। ठीक बात है। वो आदमी लेकिन उम्मीदवार है, मतलब मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? वो तो इलेक्शन को काउंटरमैंड किया, तो कैंडिडेट, आप हम कल भी शायद बात कर रहे थे इस पर कि भाई कैंडिडेट बदलने का मौका तो इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसी इलेक्शन का जो प्रोसेस पूरा हुआ तो उसी को दोबारा काम किया। लेकिन आपकी विनम्रता भी कुछ ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ आज जितना ये आपने दिखाया है और ये फाल्टा का जो चुनाव है, इसमें उस दिन का जो इंडिया टीवी पे मनीष भट्टाचार्य ने जो फाल्टा में लाइव जो किया था लोगों के साथ, जो डर था उसको राज को दिखा देते हैं तो अपने हम बात साफ हो जाती। वो डर का, वो भय का, वो भरोसे के, ये जो भी बात है वो साफ साफ हो जाती है और ये भी समझ में आता है कि वो इलेक्शन क्यों काउंटरमैंड हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। दोबारा क्यों जी, लोग खुद आए इंडिया टीवी के कैमरे पर कहा कि हमको रात को मारा पीटा गया और हमको डराया गया। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने उसको देखकर फैसला किया, लेकिन इतना तय है कि वो एक बड़ा वो शुरुआत थी जिससे दबाव बना होगा। और दबाव मतलब इस दृष्टि से कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इस पर विचार किया जाए। तो उसके लिए भी एक बार मैं फिर से बात करता हूँ और एक बदलाव तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पर जो भी काम हुआ होगा उसको, जो प्रोसेस था उन्होंने उसको दोबारा से तो शुरू नहीं किया, इनिशिएट नहीं किया, काउंटरमैंड करके वही कैंडिडेट वहाँ पर हैं। अब वो तो कैंडिडेट को जनता देख लेगी कि भाई क्या करना है उनको, नहीं करना है। डायमंड हार्बर मॉडल पर चलेंगे कि शुभेंदु मॉडल पर चलेंगे, जनता का तो जनता देखेगी कि क्या करना है। अब ये हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भय खत्म हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी केवल दिखावे का ना हो ना, ये जो भय खत्म होने की बात है, जो पुलिस मंत्री की बात है, ये एक आदत में पड़े, सरकार की आदत में पड़े। मुख्यमंत्री जी से मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो रोज जा जाकर कहीं पर डीसीपी ऑफिस में जाएंगे, वो एक मैसेज के लिए हो गया एक बार, लेकिन ये पूरे सिस्टम में ये बदलाव आए। और जो भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज़्यादा खास बात ध्यान रखने की है कि जो ट्रांजिशन लेफ्ट पार्टी से ममता जी की पार्टी और सरकार में हुआ था, गुंडाइज्म का और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। जो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने, क्योंकि उसको निकालना, उससे लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सारा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, लेकिन ये ममता बनर्जी की उस टोलेबाजी, उस गुंडाइज्म, टीएमसी का वो जो था, जो भय था, उसके खिलाफ है, तो उस पर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है। ठीक। अच्छा, ये आज प्रचार हो रहा है फाल्टा की सीट पर, जहां रोड शो आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का। कल वो भवानीपुर गए थे एक बार फिर, क्योंकि ममता बनर्जी को वहां से उन्होंने हराया है और उसी सीट को रिटेन भी किया, नंदीग्राम की सीट उन्होंने छोड़ी, तो एक बार फिर वो इस शानदार जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए वहां पर गए थे। और फिर वहां पर उन्होंने लोगों से पूछा जाकर के, क्यों बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। चेंज दे रहा है ना। अरे भाई, मोटर व्हीकल एक्ट में सिख समाज को एग्जाम्प्ट है, वो लोग को मैंडेटरी नहीं है हेलमेट देना, ओनली सिख समाज जो हमारी देश की शान है, बाकी सबको हेलमेट पहनना चाहिए। थोड़ा बदल दिख रहा है ना, हेलमेट परचेज करने के लिए लंबा लाइन दिख रहा है। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है?
कल लाउड स्पीकर सुबह 4 बजे क्यों बजाना है? नमाज के लिए बोल रहे हैं। और सब लोग लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रखिए। अब एक छोटी सी बात जो उन्होंने कहा, बदलाव दिख रहा है ना, हेलमेट की दुकानों पर लाइनें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर भारत के 4-5 बड़े शहरों के नाम लेने हो तो आप किनके नाम लेंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, 6 नाम यही मोटा मोटा लिया जाता है ना। आप किसी भी शहर में चले जाइए कोलकाता के अलावा, आपको क्या नहीं दिखेगा आदमी टू व्हीलर पे हेलमेट लगाता हुआ? आप दिल्ली आ जाइए, हम दिल्ली में रहते हैं। एक वक्त था दिल्ली में भी लोग नहीं लगाते थे, सीट बेल्ट भी नहीं लगाते थे। आज दिल्ली नहीं, पूरे एनसीआर के अंदर आप नहीं घूम सकते ऐसे। मैं हैरान हुआ ये बात इनकी सुनकर कि कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी में जो है, हाँ माइनर करेक्शन, घूम सकते हैं, जेब में पैसा है, हर थोड़ी दूर पर 1000 रुपया, हर थोड़ी दूर 10,000 रुपया भरते रहो। आजकल हर जगह पुलिस वाला भी नहीं होता, वो फोटो जरूरत भी नहीं पड़ती है, कैमरे से फोटो आ जाता है, आपके घर पे चालान आ जाएगा आपकी गाड़ी की फोटो के साथ। मगर ये माइनर चेंजेस जो हैं भारत के इतने बड़े शहर में अब करने पड़ रहे हैं, धीरे धीरे अब ये प्रयास हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि कोलकाता कहाँ रह गया था। जी नहीं, देखिए ये सचमुच बहुत अच्छा आपने कहा। मैं तो अब कहीं भी आप जाइए तो आपको ये तो कोई दिखेगा ही नहीं कि हेलमेट न लगाए हो। सीट बेल्ट अभी भी छोटे शहरों में लोग कहते हैं कि बड़ा गड़बड़ हो, जबकि उनको पता नहीं है सीट बेल्ट आप लगाते हैं तो आपकी शरीर सुरक्षित रहती है, थकान कम लगती है। लेकिन नियम कानून का ऐसा उल्लंघन जो पश्चिम बंगाल में संस्थागत तरीके से होता रहा, वो शायद देश के किसी हिस्से में नहीं रहा। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह रही, जिसको कहते हुए ही मैं सांप्रदायिक घोषित हो सकता हूं, वो खतरा है। चूंकि मुस्लिम समाज उस तरह से रहता है, उसको आदत है, वो मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग नहीं जाते, लेकिन चूंकि वो जाते हैं और उसको वहां की जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है उसने आंख मूंद लिया। पॉलिटिकल कंपल्शंस है तो उसकी वजह से जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, थाना है, पुलिस है, चौकी है, और एक बार वो चलने लगा और किसी दरोगा ने हिम्मत भी कर ली कि भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, सीट बेल्ट कार में क्यों नहीं लगाए हो, तो कहे क्या इसके पहले लगाते थे क्या? मुझे लगता है ये जो संस्थागत कानून को तोड़ने की एक आदत बनी है बंगाल के लोगों की, उसको शुभेंदु जी को दुरुस्त करना है। अच्छा है कि फ्रॉम द डे वन, जिसको कहते हैं ना, एक बड़े सुंदर नोट पे उन्होंने स्वर लगाया है, तो संगीत बंगाल का अगले 5 साल अच्छा बजेगा। एक मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था चैनल पर, बंगाल के चैनल पर, एक कोई आईपीएस अफसर है, अब शायद रिटायर हो गए वो, उन्होंने अपनी एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा सीपीएम के एक एमएलए के ऊपर तृणमूल के एक नेता ने हमला किया, वो कोई मौला करके नाम भी आप कल बता रहे थे, गियासुद्दीन मौला, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो इन्होंने एक्शन लिया उसके खिलाफ, टीएमसी नेता के खिलाफ। वो हायर अप्स को जानता था तृणमूल कांग्रेस में, तृणमूल में हायर अप्स का यूजुअली मतलब अभिषेक बनर्जी होता है, ममता बनर्जी तक सीधे ऐसे लोगों की पहुंच नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि इस उम्र में रिटायर होने वाले हो, क्या उत्तर बंगाल में ट्रांसफर चाहते हो, क्यों करियर खराब करना चाहते हो अपना? तो ये वो बता रहे थे कि ये पुलिस वालों की हालत जो है हुआ करती थी। अभिषेक बनर्जी के अभी बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, तो बता देता हूं थोड़ा सा आपको कि उनके लिए कैसे मुश्किलें और उनकी बेचैनी कैसे बढ़ रही होगी। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को दरअसल नोटिस जारी किया है और उनको नोटिस भेजकर साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर हैं, इसको लेकर के उनको जानकारी देने को कहा गया है। और इस नोटिस में कोलकाता नगर निगम ने पूछा है कि क्या बिल्डिंग बनाते वक्त सभी नियमों का पालन किया गया। अभिषेक बनर्जी को अपने घर का बिल्डिंग प्लान वो भी जमा करने को कहा गया है और वो खुद कोर्ट गए हुए हैं अपने खिलाफ, और कोई एफआईआर है उसको क्वॉश कराने को लेकर के। अब उन्होंने एक रैली में शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया, कल ही ये भवानीपुर की रैली में। उन्होंने कहा मैं 4 नाम बताता हूं, करप्शन करने वालों के नाम वो ले रहे थे, उसमें उन्होंने कहा मैं 4 लोगों के नाम बता रहा हूं। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम वाला कैरेक्टर बंगाल में निकल के आया, फिल्मी कहानियां बनी हुई है सर बंगाल में। सोना पप्पू नाम सुना है आपने? सोना पप्पू, सोना पप्पू एक अपराधी, सोना पप्पू फरार, सोना पप्पू को पुलिस ढूंढ रही है, सोना पप्पू मिल नहीं रहा, और चुनाव हो गया, सरकार बदल गई, सोना पप्पू खुद ईडी दफ्तर पहुंच गया। अच्छा, एक थोड़ा सा निवेदन है मेरा, हाँ इसके बीच में कि आप गंभीर बात करें, सोना पप्पू एक साथ मत बोलिए सिर। अच्छा, अलग अलग है, मतलब सोना पप्पू आप फिर अलग ट्रांजेंट पे निकले। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं, वो है क्या, लोग टीवी देखते रहते हैं, राजनीति का शो है तो तुरंत पॉलिटिकल रिसीव करता है, ये मतलब मुश्किल है थोड़ी सी, बाकी मैं सिर्फ ये जो नहीं भी जानता था दर्शक, हाँ, वो जान गया, सोना पप्पू क्या होता है। सर सोना पप्पू वैसे दुनिया में अलग वजह से जाना जाता है, बंगाल में वो अलग आदमी है। सर सुनिए तो सुनिए, बंगाल की टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जाने, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार, इसी का नाम है सोना पप्पू। देखिए कितना सोना है पप्पू, इसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सोना पप्पू को सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया है। सोना पप्पू लंबे वक्त से फरार रहा
इस पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले हैं। अब ईडी इससे पूछ रही है कि इसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को अरेस्ट कर चुकी है। अब आईपीएस अफसर का गिरफ्तारी मायने रखती है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति की सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की कमाई की। सोना पप्पू को विधाननगर सब डिविजनल हॉस्पिटल के बाहर देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए जब इसको इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। वो एक बयान होगा शुभेंदु अधिकारी का और जिसमें वो इस सोना पप्पू का भी नाम ले रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का भी नाम ले रहे हैं। वो दिखा दीजिए। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ चार नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है। ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। राहुल जी, दो बातें हैं। एक तो शुभेंदु अधिकारी के तेवर और दूसरा अभिषेक बनर्जी। क्या ये तेवरों की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचनी है? अच्छा है अगर उन्होंने करप्शन किया तो पहुंचे। जो लोग, देखिए मैं तो ये एग्जाम्पल मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का सफाया किया गया और बीजेपी सरकार ने किया, अगर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर भी सफाया होता तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। सरकार का काम है वो इस तरह के एलिमेंट्स को जो है वो मतलब पनपने ना दे। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी से आके बीजेपी में काफ़ी बदल गए हैं तो उसका भी एक एग्जाम्पल होगा इसमें। अभिषेक बनर्जी को तो खैर वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन रैली में नाम लिया 4 करप्ट लोगों के में शामिल करते हुए उनका। तो वो कोई आज से तो बने नहीं है। शुभेंदु जी तो उनको पर्सनली जानते ही होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लोग हों उनके खिलाफ सरकार अगर कार्रवाई करती है तो इसमें कोई ये सवाल जैसी कोई बात नहीं है, बशर्ते कि सरकार कार्रवाई करे। अभी तक हम लोग अनुभव देखते हैं कि नई नई सरकारें आती हैं, जैसे वो नया SHO आता है ना थाने में, तो वो सबसे पहले आके रेहड़ी एक दिन हटा देता है, फिर अगले हफ्ते जाइए वो रेहड़ी वहीं पर ही रहती है, थोड़ा सा और बढ़ा लेता है। और अभी हमने बहुत सारे पॉलिटिकल आरोपी देखे देश भर में जिन पे 15 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, 12 साल से कार्रवाई नहीं। उनको जेल भेजना था, उनको प्रॉपर्टी जब्त करनी थी, उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होनी थी, उनमें से कुछ नहीं हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि शुभेंदु जी अपना ये जो तेवर है इसके साथ रहकर कुछ कार्रवाई करें। मतलब मैं तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं सोचता कि नहीं करनी चाहिए कार्रवाई। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में बीजेपी के जिन पर करप्शन का इल्जाम लगा हो, कार्रवाई हुई भी। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई, हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई। केजरीवाल पे जो कार्रवाई उसको तब छोड़ ही दीजिए ना। नहीं आप क्या कि कार्रवाई नहीं होती, मैं कह रहा हूं कि भाई केजरीवाल जो वो केस में वो अलग बात है। वो केजरीवाल जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। हाँ, केजरीवाल जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। नहीं वो इशू नहीं है। नहीं अभिषेक बनर्जी उसी लीग में आने वाले हैं क्या? तो ये भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि केजरीवाल तो कहते थे कि आरोप लग जाए तो आप छोड़ देंगे। ये केजरीवाल जैसा आदमी, अब उनके लिए क्या कहा जाए, कोई भी अभिषेक बनर्जी की बात कर कोई भी अलंकार नहीं, क्योंकि यहाँ केजरीवाल के जिक्र हुआ है तो जिक्र हो जाना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी गलत अलंकार शब्द का प्रयोग करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो देश में पहली बार देखा गया ना कि जिस पर आरोप हो, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट प्रूफ करेगा, लेकिन वो आदमी जेल से सरकार चलाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बेईमानी का क्या इसका पैमाना हो सकता है? इनका क्या होगा? इनका भी मुझे तो लगता है इनको जेल जाना ही चाहिए, भेजना ही चाहिए शुभेंदु को। इससे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा तो यही है बंगाल का। यदि इसके खिलाफ यदि आप नहीं काम करते तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुंडा बंगाल का कोई है, बंगाल को बर्बाद करने का है, तो ये
अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। इस तक जब तक आंच नहीं पहुंचेगी तब तक बड़ा आदमी क्यों डरेगा? नहीं डरेगा। और बात इसमें कोई गलत भी नहीं है कि बड़े लोगों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट भी आसानी से कह देती है, छोड़ देती है। दो पासपोर्ट का केस चल रहा है ना, आपने कोई देखा उस पर कोई होते हुए? कुछ कितने दिनों से केस चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के जमीन का मामला जो है हिमाचल में चल रहा था ना, कुछ हुआ क्या है? उस बड़ी मछली पकड़ में आनी चाहिए। प्रशांत भूषण के खिलाफ भी वैसा ही केस चला था, कुछ हुआ क्या उस पे? ठीक है सर, एक ब्रेक लेना। प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, 1 रुपया दे करके बरी हो गए। नहीं, सुन लीजिए, क्या हम होते तो छूट जाते क्या? कोई आम आदमी छूट जाता क्या? उन्होंने तो एक चवन्नी फेंका सुप्रीम कोर्ट के आगे और कहा कि लो हमने कंटेम्प्ट किया था, यही है हमारी। ठीक है सर, चले अब देखिए आगे क्या करते हैं शुभेंदु अधिकारी। क्या अभिषेक बनर्जी के लिए भी मुश्किलें आने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कल योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बहुत सारी बातें कही थी, उसमें एक बयान उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया, जिसमें वो कह रहे थे कि लोग मुझसे पूछते हैं क्या उत्तर प्रदेश में सच में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती? मैंने कहा आकर के देख लो। फिर उन्होंने आगे कहा बहुत सारी बातों में, फिर आगे उन्होंने बोला कि भाई लोग कहते हैं जगह कम पड़ती है, तो हमने कहा शिफ्ट में पढ़ दो। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा आबादी कम करो, मैंने उनसे कहा। और फिर अगर संवाद में हम यकीन रखते हैं, संवाद से समझ जाओगे, नहीं तो फिर संघर्ष का रास्ता चुन लो। बरेली में एक बार एक ने करने की कोशिश की थी, तो आप देख लो उसका क्या हुआ। तो खूब चर्चा इस पर चल रही है कि ये पॉलिटिकल बयान था और एक बार फिर हिंदू मुसलमान पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लाने के प्रयास हो रहे हैं। एनीवे, इस सब के बीच में आज क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आज पहली बात तो राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। वो रायबरेली में जाएंगे और अमेठी में भी जाएंगे। वो रायबरेली से सांसद भी हैं। अब वहां गए तो राहुल गांधी के घुसने के साथ ही ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल सनातन के ट्रैक पर ही कदम रख दिया उन्होंने जाते, क्योंकि सबसे पहले वो हनुमान मंदिर गए। मतलब उनकी यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर में रायबरेली में उससे हुई। सर पर माथे पर टीका लगा हुआ है, गले में हनुमान दरबार की माला उनको पहनाई गई थी। और अब ये उनका सोचा समझा कदम था कि भाई मंदिर जाएं, शुरू करें। अजय राय जी भी दिख रहे हैं शायद इसमें, तो वो भी थे। अजय राय जी ने पीछे जब एक स्टेटमेंट दे दिया था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने मांग की थी अखिलेश यादव से कि उन प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो इनको मतलब ब्राह्मण भी साथ साथ चल रहा है। और जो यूपी में कोर वोटर रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो और डिटेल में बता देंगे, ब्राह्मण दलित मुसलमान, यही रहा है कॉम्बिनेशन। उसी को दोबारा रिवाइव करने के प्रयास में है। मैं एक जगह खबर पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि राहुल गांधी अब अमेठी वाली गलती रायबरेली में नहीं करना चाहते। अमेठी में एक बार हार गए थे, उन्होंने हरा दिया था स्मृति ईरानी ने। क्यों? क्योंकि तब तक वो पावर ऑफ अटर्नी से अपनी सीट चलाते थे। मैनेजर रख लिया, वही लोगों से मिल रहा है, वही कर रहा है। गए साल 6 महीने में एक बार 1-2 दिन के लिए कर लिया, 1 दिन के लिए गया आपने खाना पूर्ति कर ली। रायबरेली में वो समय देना चाहते हैं, तो इसलिए उनके कई कार्यक्रम, जनसभा के कार्यक्रम, महिलाओं के साथ संवाद के कार्यक्रम, ये सब रखे गए हैं। वर्कर्स को भी वो संबोधित करेंगे। तो ये सारी बातें राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। अब योगी जी की एक तस्वीर कल की देख लीजिए आप। योगी आदित्यनाथ कल जैसे आज राहुल गांधी भगवा टीका माला में नजर आ रहे हैं, तो योगी जी को कुछ वो विशेष करने की जरूरत तो करने की है ही नहीं। वो तो खुद ही साक्षात सनातन है, कपड़ों से भी और कर्म से भी। वो कल गए हुए थे ब्रजेश पाठक के यहाँ पर एक सुंदरकांड के पाठ पे, सुंदरकांड के पाठ में शामिल होने के लिए वो गए हुए थे। वहाँ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। इनके साथ और सहयोगी भी थे। ब्रजेश पाठक जी पटका पहना रहे हैं उनको। आवाज़ भी अगर जो मैं दिखा राम जी की मूर्ति हाथ में ली। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यूपी का चुनाव जैसे जैसे अब उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, माहौल क्या बनता हुआ जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर अब देखिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो आज का जो दिन थी उसकी शुरुआत उन्होंने हनुमान जी को याद करके की। तो अखिलेश यादव जी का पोस्ट दिखा दिए। ये देखिए, समस्त प्रदेशवासियों को तृतीय बड़े मंगल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये अखिलेश जी के दिन की शुरुआत हो रही है इससे। फिर उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें जब वकीलों पर लाठीचार्ज हो रहा था, एक वकील के हाथ पर रामचरितमानस थी। फिर वो व्यक्ति जो है अस्पताल में है, तो उनको उनके जो है समाजवादी पार्टी के नेता गए, उनको एक रामचरितमानस जो है वहाँ उनको भेंट करते हुए।
तो राम जी, हनुमान जी, यही चल रहा है अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर। क्या अच्छा लगा ज़्यादा आपको, या क्या विशेष दिखाई दे रहा है त्रिपाठी जी आपको? हनुमान जी का पोस्ट अखिलेश यादव वाला या राहुल जी के माथे पे टीका? नहीं, दोनों ही रोचक है। हालांकि देखिए, अखिलेश जी वाली जो पोस्ट है, तो जो लोग लखनऊ जानते हैं तो उनको ये बड़ा मंगल बहुत बड़े पैमाने पर लखनऊ में मनाया जाता है। अच्छा। और ये पूरा जो एक तरह से कहें, जो गर्मी जब चिलचिलाती गर्मी पड़ रही होती है, तो इस वक्त हर मंगलवार को वहाँ लोग भंडारा करते हैं, पानी पिलाते हैं, ठंडे पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और कहते हैं कि लखनऊ में अगर आज आप कोई भूख लगी हुई है तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी न किसी कोई कुछ दूरी पे एक जरूर मंगल का हो। आज मंगलवार है, लेकिन चूंकि उनको कथा भी करनी थी, सुंदरकांड करने के लिए जिनको बुलाया था, तो वो पूर्व संध्या पर ब्रजेश जी ने किया और योगी जी को बुला लिया। अभी तो कल तक तो ये चल रहा था कि योगी जी और उनके उप मुख्यमंत्रियों में बड़ा झगड़ा है, ब्रजेश जी और वो जो है, और देखिए वो बुला लिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें कि जो उसको लगता है कि संदेश देने में कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसको दुरुस्त कर रही। अखिलेश यादव भी उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके ऊपर आरोप है। लेकिन सोचिए कि जब ये कर रहे हैं तो एक प्रवक्ता इनके, उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से कर दी थी। उन्होंने गुजर और जाटों को कह दिया कि उनके यहाँ महिलाओं के कितने कितने पति होते हैं। अब एक और आ गए हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो जो है हम लोग जितना दान दे देते हैं उसको खा नहीं पाता, उससे ज़्यादा हम लोग दे देते हैं। तो अब अखिलेश जी को ये तय करना है कि वो ये सिर्फ पोस्ट और इस तरह की दो चार बातों तक रह जाएंगे या सचमुच उसको कुछ ठीक कर पाएंगे। अब ये ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जनरल बातचीत में जब उसके विरोधी बात करेंगे और पोस्ट में आप सोचेंगे कि उसको थोड़ा ठीक कर दें, तो इसलिए रोचक का मसला नहीं है। मसला ये, क्या ये रोचकता कहीं से भी जनता को लगे कि नहीं नहीं सचमुच ये कह रहे हैं, या फिर ठीक है चलो कोई आ रहा है तो जल्दी से ओढ़ बीड़ के बैठ जाएं, वैसे तो वैसे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जनता और यूपी जनता तो बड़ी समझदार है ना, तो बड़ी पूरा भरोसा करती है। अखिलेश जी पे पूरा भरोसा, मायावती जी पे पूरा भरोसा, और अब देखिए भाजपा पे योगी जी पूरा भरोसा। राहुल जी पे? राहुल जी पे कब किया था? एक बार 21 सांसद दिए थे। कौन सा चुनाव था सर? 2009 में। 2009 में। राहुल जी की पॉलिटिक्स की अलग से हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं एक बयान में आपको सुनाना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर का भी बता रहे थे वो कि बीजेपी में आकर शुभेंदु जी कितना बदल गए, ये इधर एनडीए में आकर कितना बदल गए, ये देखिए। एक तो ये रोज बयान दे रहे हैं आजकल, यहाँ भी योगी जी के साथ साथ वो भी ओम प्रकाश राजभर जी आपको दे रहे हैं। एक ही तरह के दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, एक ही लकीर के हैं सर सारे हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजभर जी के बयान हर दिन एक ही लाइन पर हूँ। पहले इन्होंने बयान दिया कि भाई योगी जी ने क्या गलत कह दिया नमाज वाली बात कह के। सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, धार्मिक स्थल बने हुए, सब जाएं अपने अपने धार्मिक स्थलों में पूजा करें, जो करना है करें, सड़क पर क्यों करना है? तो बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने। फिर उन्होंने, मुझे लगता है त्रिपाठी जी की मन की बात सुन ली थी। त्रिपाठी जी चाह रहे थे कांग्रेस मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दे केरल में, तो वहाँ तो नहीं हो पाया, तो इन्होंने यहाँ ये बात कही। उन्होंने कहा भाई अखिलेश यादव को मुसलमान यादवों से भी ज्यादा वोट करते हैं, आबादी में भी ज्यादा है, तो क्यों उत्तर प्रदेश में कभी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करती समाजवादी पार्टी? मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे और कोई हो, एक बार भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मुसलमानों का भी हक बनता है, इनको भी मुख्यमंत्री हम बनाए। क्या डर जो बात को कर रहे हैं, डर दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी? 100% सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के सिर्फ इनको नफरत सिखाया जाता है। इनको कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग शिक्षा की बात किए हो तो बताइए। इनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% नहीं है। ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं लोग कि आप भाजपा से खा जाएगी, भाजपा रहने नहीं देगी। अभी आपने शाहीन बाग की चर्चा सुना ही होगा कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी सीए लागू हुआ, एक भी पूरे देश से मुसलमान निकला। आज उनका जो है अधिकार देने का कानून था, और ये विपक्ष के लोग समझा रहे थे कि कानून देश से निकालने का है, आपका अधिकार छीनने का है। तो विपक्ष के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं। राजभर जी के कहने से ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चुनाव में आंच आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आपको ये बताता है कि कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है चुनाव को, ये सारी बातें जो हो रही हैं। सर नहीं, मुझे लग रहा है कि ये चारों जो भी आपने दिखाया, मुख्यमंत्री जी का, ब्रजेश जी के यहाँ पर, राहुल जी का हनुमान जी के मंदिर, और
अखिलेश जी का भी, हनुमान जी का पोस्ट किया, और राजभर जी ने भी जो पूरा भी ज्ञान दिया है, प्रवचन दिया है। ये चारों ही कोर्स करेक्शन है। अच्छा, चारों के चारों कोर्स करेक्शन है। राहुल जी का सबसे पहले आपने देखा है तो राहुल जी का पहला कोर्स करेक्शन है, जाते ही मंदिर गए। जाते ही मंदिर गए हैं तो वो कोर्स करेक्शन है। फिर रायबरेली भी गए हैं, दोनों ही कोर्स करेक्शन है। नहीं सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो उनको भी पता है। ठीक है। और फिर अखिलेश जी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो उनके प्रवक्ताओं ने जो किया उसका सारा हिसाब कर रहे हैं। योगी जी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 5-7 दिन से ये बहुत सारा चला रखा था कि संकट हो रहा है, पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विभाग बंटवारा, तो वो सारा कोर्स करेक्शन हो गया। ब्रजेश जी के यहाँ सुंदर कांड हो रहा है। सुंदर कांड हो रहा है। सुंदर कांड का ही तो पाठ हो रहा है ना। तो वो है। और राजभर जी ये आश्वस्त करना चाहते हैं योगी जी को कि वो अब यहीं रहेंगे थोड़े दिन। ये अच्छा, ये कह रहे हैं कि सुंदर कांड हो रहा है। वो सर समझ गए सर। नहीं, पाठ हो रहा था ना, ब्रजेश जी के घर पर था, योगी जी गए थे। अच्छा ठीक है। आप बगल में आप प्रभाव सर, डालते इसमें हैं ना, एक तंज बड़ा कर दिया रोचक- इन्होंने। क्योंकि अब इतनी चर्चा हो ही रही, तो ब्रजेश जी के यहाँ योगी जी तो चले गए, केशव जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अब अलग आप से गए कह रहे हैं हैं। उनमें भी आपस में खटपट। मैं अलग से खटपट गए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जब मुख्यमंत्री आए थे तो उसी वक्त केशव जी भी आ जाते और सुंदर चित्र बनता। देखिए- लेकिन केशव जी थोड़ा ज्यादा दुखी भाव में। मैं नहीं जानता सर, आप कह रहे हैं ये हो सकता है वो ना हो वहां शहर में, अलग से गए हों, शहर में होंगे या आए होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह एक रहा हूं, साथ दिखते तो अच्छा होता। वो अच्छा होता, वो थोड़ा ज्यादा दुखी हैं क्योंकि मतलब उनके शुभचिंतकों ने चला दिया कि पीडब्ल्यूडी पाने जा रहे हैं वो फिर से, वो नहीं मिला। और मतलब ये भी कहा जाता है कि केशव जी की कुछ चल नहीं रही है, मतलब वो जो चाहते हैं वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक है, मतलब ठीक है, आप अपना बात पूरी कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि वो आ जाते तो अच्छी बात है। लेकिन ये हर्षवर्धन जी ने एक तो उनको दुखी किया, बार बार कहते रहे पीडब्ल्यूडी मिल रहा है, उनके शुभचिंतकों ने बताया कि उनको मिल रहा है, और अब वो पता नहीं दुखी है कि नहीं, अब ये नहीं मिला, इससे भी दुखी है। हो सकता है वो कहीं और गए हों, बहुत काम रहते हैं उप मुख्यमंत्री जी को, लेकिन और वो भी हो सकता है कोर्स करेक्शन कर दें किसी दिन। नहीं तो क्या अब यही है, योगी जी की यूपी सारी का बातें चुनाव- तो कोर्स यूपी का करेक्शन चुनाव नहीं है। इसी पे रहना है अब। यूपी का चुनाव देखिए, भगवा, सनातन, बीजेपी यही रहना है। बीजेपी रहना और देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी कितना भी कुछ कर ले, मंदिर चले जाए, कोई नहीं मानेगा कि वो हिंदुओं के प्रति कोई मतलब सद्भावना रखते हैं या फिर बहुत वो करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब हनुमान जी के जो आराध्य हैं उनके मंदिर तो गए नहीं अखिलेश जी, राम मंदिर। सर अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, उसके बाद भी आपको उसके भरोसा बाद नहीं? वो हराने वाली बात अलग है, ऐसे तो बहुत जगह पे बहुत और लोगों कैसे ने होता है हराया। चुनाव? नहीं, चुनाव की बात नहीं हो रही यहाँ, तो ये बात हो रही है कि भैया गए कि नहीं गए, कितनी आस्था है हनुमान जी में। दूसरी बात, जहाँ तक योगी जी ने बात की कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ी जानी चाहिए। क्या यूएई में और गल्फ कंट्रीज में पढ़ी जाती है? वो तो मुस्लिम कंट्री हैं, पढ़ के देखो वहाँ पे सड़क पे नमाज, बताएंगे वो। भाई सऊदी अरेबिया, यूएई कहीं नहीं पढ़ी जाती, आप यहाँ पे ज़बरदस्ती क्यों करना चाहते हैं? आप अपने जगहों पे पढ़ें, मतलब मस्जिद के अंदर पढ़ें, बाकी जगह पढ़ें, कमरों में पढ़ें, घर पे पढ़ें, ये सारी चीज़ें ठीक है। हमारे यहाँ सर थोड़ा लोग बड़े दिल वाले लोग हैं ना, और जैसे ही कभी मतलब दिखता वो है, सारे छोटे दिल वाले हैं मुसलमान कंट्रीज, और ये हम बड़े दिल वाले हैं। जैसे ही लगता है कि भाई अब जैसे राहुल जी रायबरेली गए, राहुल जी थोड़ा मोमेंटम बनाएंगे, या कांग्रेस अभी कल केरल में शपथ थी तो एक था ना, खबरों में रहे आप, थोड़ा सा फिलिप तो मिलता ही है पार्टी को। अच्छा, अचानक से जैसे लगता है कि कांग्रेस में कुछ जान आ रही है, तभी पीछे से कोई एक आता है धुरंधर कांग्रेस पार्टी का, कहता है ऐसे कैसे हमारे बिना। अब यहां भी एक आए, यूपी में आज इनको जाना है राहुल गांधी को, कल योगी जी का नमाज वाला बयान आया, और एक कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया कि अगर लोग ज्यादा हों, लाइनें सड़क तक लग जाएं, क्यों नहीं पढ़ने देनी चाहिए सड़क पे नमाज? क्या प्रॉब्लम है? नमाज पढ़ना, पूजा करना हर किसी का मौलिक अधिकार है, और उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अगर ऐसे हालात बन जाएं तो सड़क पर नमाज पढ़ने देने में कोई खराबी नहीं है, इसको मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। यह बयान है हरीश रावत का, उनसे रिएक्शन लिया गया था। माइक जाए तो जरूरी तो नहीं कि आप कुछ बोलें, लेकिन नेता बोलते हैं। संख्या पर नियंत्रण और पूजा का क्या अर्थ? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जुम्मे के दिन जगह नहीं बढ़ती है तो जो है, जो नमाज अदा करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइनें सड़क तक लग जाती हैं कभी कभी। वो कोई जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना
अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। लाइन लंबी लग गई है, इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको क्षमा किया जाना है, तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण इसको सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी है। उसको एक इशू बनाना, मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है, और ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, न होनी चाहिए। दो बातें कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, हरीश राव कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज जनरल प्रैक्टिस नहीं है, पहले तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, इसको इशू क्यों बनाना? अपवाद नहीं है ना, अपवाद को नियम के तौर पे बना दिया गया है ना। आप देखिए ना, भारत का कोई ऐसा शहर है जहाँ पर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? अब उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है, आज बंगाल में रोक लगा दी है, लेकिन क्या आप कर्नाटक में अभी भी नमाज नहीं अदा की जाती है? या आप चले जाइए अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही चले जाइए, इनके शहर में होती है, जयपुर में, भोपाल में आप चले जाइए, भोपाल में आप सड़क पर नमाज होती है, कई अन्य जगहों पर कई है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई आपको आपकी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, आप 4 बजे से हाई डेसिबल पे आप अजान क्यों बजाते हैं? आप दिक्कतें होती हैं, सबको दिक्कतें होती हैं, और इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक हाई डेसिबल पे बजाने की जरूरत नहीं है, और ये सब पर लागू है, मंदिरों पर भी लागू है। नहीं मान करके यदि हम दंगा करने उतरे, इसका मतलब है कि आप कानून के साथ। ये जो हमारे ब्लीडिंग हार्ट्स वाले नेता हैं, इनका क्या कहना है, इन पर क्या कहना है? देखिए, ये जिसे कहते हैं ना फटे हुए कारतूस, या जिसे आप कहते हैं ना कि अब कोई बचा नहीं है कुछ इनमें, एक समय के बाद पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, मतलब हाँ, ये अब इनको यही कह करके थोड़ा बहुत प्रासंगिक हो गए। कम से कम आज टेलीविजन पर आपने इनको दिखा दिया ना, नहीं बोलते तो आप दिखाते भी नहीं, तो ये देख रहे होंगे, बहुत घर पे आकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे पत्नी बच्चों के साथ देख करके कि देखिए आज हमारी बाइट चल रही है, इंडिया टीवी कहानी कुर्सी पे चल रही है, अन्य जगहों पर भी चल रही होगी। वैसे इनको जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। जो कल योगी आदित्यनाथ जी ने गुजरात, ये उत्तर प्रदेश के लिए बोला है, मैं मानता हूं पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। सभी जगह पर आप जाइए ना, आप मस्जिदों के अंदर नमाज कीजिए ना, आप जरा दिल्ली के अंदर जगह आप चले जाइए, मैं तो हैरान होता हूं। NIS का डेटा है कि भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद हैं, ये जानकारी आपके दर्शकों को होनी चाहिए। मंदिर से ज्यादा भारत में मस्जिद हैं, और यदि आप यहीं पर आप चले जाएं, मैंने तो देखा है पूर्वी दिल्ली के अंदर, लगता है कि हर 3 मकान के बाद एक मस्जिद वहां पर खड़ा की गई हुई है। अब किस कारण से खड़ी की गई, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दंगा उंगा के समय जो है वो ज्यादा वो कारगर होता है, इसलिए वहां पर उन्होंने खड़ा कर रखा है, कहने वाले ऐसे भी कहते हैं। और देखिएगा आइडेंटिटी का क्या है, वैसे मैं आपको बताऊं, पानी की टंकियां भी हरा कर रखी हैं। वो तो ये आइडेंटिटी का लाउड स्पीकर का कानून तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो ये लागू पूरे देश में क्यों नहीं होता? दिल्ली में नहीं लागू होता? मैं रहता हूं दिल्ली में, बता रहा हूं आपको, दिल्ली में लागू नहीं होता। मैं कह रहा हूं तो ये क्यों है? ये मतलब ये बंगाल में अब करवाया जा रहा है तो खबर है, एग्जीक्यूशन पर क्यों नहीं इसका एग्जीक्यूशन पर नहीं? आदेश है तो देश का कानून है। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये नमाज का और जो माइक का, ये सब चीजों पे लागू कर दो, और नमाज पर इस बहस को ऐसे क्यों नहीं कर सकते जैसे अभी पश्चिम बंगाल में सुवेंदु जी ने किया, जैसे सुवेंदु जी ने किया कि वो मुअज्जिन का, मोमिन का, सबका, पुजारियों का, सबका खत्म कर दिया, तो वो एक सिस्टम ठीक है, आपने मान लिया। ऐसा ये भी कर दे कि भाई सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सड़कों पर करने से रोक लगा दी जाए, करते ऐसा करना चाहिए ना, क्यों केवल नमाज पर बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं इस पर मेरा घोर विरोध है। इसलिए विरोध है, नहीं, इसलिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर, उसके उत्सव, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। उसके लिए तो पाकिस्तान मिला है ना बराबरी। मैं बार बार कहता हूं, भारत के कल्चरल स्पेस में बराबर का अधिकार बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए था। जो कहता है ना, कल जाकर के कहना शुरू कर दे कि आपके यहां जितने हिंदुओं के उत्सव त्योहार हैं उतने ही हमारे मुसलमानों के लिए भी आप उत्सव त्योहार के लिए आप छुट्टियां दीजिए, नहीं हो सकता। उसके लिए आखिर विभाजन हुआ किस लिए था? इसलिए तो हुआ था कि हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे प्रतीक,
हमारे जो है रिलीजियस आइडेंटिटी वो खतरे में है, हम वो पूरी तरीके से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उपयोग करने के लिए पड़ा हुआ है। उसके लिए तो एक अलग पाकिस्तान ही बन गया ना, जहां पर रिलीजन के आधार पर स्टेट क्रिएट किया गया। बचे हुए भारत के अंदर भी आप वही चाहते हैं कि हमको बराबर का, कल्चरल स्पेस में भी बराबर का अधिकार। मैं इसका एज ए सिटीजन आपको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। भारत के कल्चरल स्पेस में बिल्कुल ही नहीं। जैसे कल जाकर के गए कि सरस्वती की जो पूजा होती है नहीं होनी चाहिए, इसी पर तो विरोध होता था। भारत के अंदर वाक देवी की पूजा प्रार्थना हर स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव दोनों के प्रति होती है। मना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, मना भी होता है। झारखंड के कई स्कूलों में मना कर दिया गया है। आप बिहार के ही जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाला इलाके, जहां डेमोग्राफी इंबैलेंस है वहां ये प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा कि डेमोग्राफी बदलती है। तो झारखंड में तो शुक्रवार की छुट्टी हो गई थी, अनाउंस हो गई थी। बिल्कुल, झारखंड में जितने बड़े सुर साधक हैं वो सब मां सरस्वती की वंदना शुरू करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जितने बड़े सुर साधक हैं, ये जो जिसको कहते हैं ना कि रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से प्रभावित लोग ही सरस्वती वंदना को, ये दूसरी बात कह रहे हैं ना। जैसे उन्होंने कहा कल्चरल स्पेस अपवाद है, वहां बराबरी नहीं कह रहे हैं, बराबरी। इन्होंने कहा जो भी लॉ होगा, लॉ तो इन प्रैक्टिस समान रूप से लागू होगा ना। ये दोनों लोग ठीक बात कह रहे हैं, लॉ तो बिल्कुल समान लागू। कभी भारत सरकार के कोई मंत्री आए आपके कार्यक्रम में तो इस राय पर उनसे भी राय लीजिएगा। लॉ तो दोनों एक बराबर काम करेगा, लेकिन ये फर्क तो होगा ना कि आपकी प्रतिदिन की नमाज, क्या प्रतिदिन लोग घर से निकलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्या? लेकिन अगर आज बड़ा मंगल है, आज लखनऊ के हर इलाके में हनुमान मंदिर के सामने कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम होंगे। मतलब नमाज भी हर दिन नहीं होती है सड़कों पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दोनों का इसको ठीक करेक्ट कीजिए ना। नहीं, अंतर नहीं है। नमाज सड़कों पर रोजाना नहीं होती है। कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, वो बंद हो जानी चाहिए। शुक्रवार को तो होती ही है और वैसे भी होती है। नहीं, फिर आप ये कहेंगे कि कावड़ की यात्रा नहीं होनी चाहिए। कहा ही जाता है कि हाईवे क्यों आधे कर दिए जाते हैं। भाई तो फिर मैं वही सवाल करता हूं, फिर हिंदुओं का बंटवारा क्यों किया था तुमने? किस लिए बंटवारा किया था? पॉपुलेशन एक्सचेंज क्यों नहीं किया था? उसका देखिए, अब वो मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन उसका जवाब क्या आता मैं बता देता हूं आपको कि धार्मिक आधार पर विभाजन उन्होंने मांगा था। किन्होंने? आपने धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं किया था। किसने? उन्होंने मांगा था। पाकिस्तान ने, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था। भारत के मुसलमानों ने साथ दिया था, और जो सारे मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंसेस के मुसलमान थे, नाम गिनाना शुरू करूंगा तो जितने ये मुस्लिम लीग के थे सारे बड़े नेता यहीं रह गए थे। और वो हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से थे। तो वो तो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, आप नहीं बने ना हिंदू राष्ट्र। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि नेहरू ने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग है इसने भारत विभाजन नहीं कराया, ये बदल गया है, अब रातों रात बदल गया था। यही जाकर के पटेल ने लखनऊ की सभा में कहा। कल तक तो ये पाकिस्तान के पक्ष में थे, रातों रात इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और वही मुस्लिम लीग यहां पर रह करके आज कहते हैं आप कावड़ की यात्रा मत निकालिए, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संस्कृत सेफ्रनाइजेशन है। महंगाई के फ्रंट पर एक और झटका। कल आधी रात से पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। अब एक बार फिर इनकी दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी का घाटा प्रतिदिन ऑयल गैस कंपनियों को 750 करोड़ रुपए का हो रहा है हर दिन का, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई बेल आउट पैकेज भी अभी तक प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं, इसके ऐसे भी कयास है और ये कीमतें बढ़ाना मजबूरी भी है। एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 4 रुपए बढ़ गए। अब इससे आगे जो असर पड़ेगा वो ओवरऑल महंगाई पर पड़ेगा। कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे, आने जाने यात्री किराए पर इसका असर पड़ेगा। सीएनजी पर भी इसकी मार पड़ी है। 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो, 17 मई को सीएनजी 1 रुपया महंगा हुआ था, कुल मिलाकर 3 रुपए। आज राहुल गांधी रायबरेली गए हुए थे तो वहां उन्होंने बात की 2 जगह, एक बार जब वो मीडिया से गाड़ी में चलते हुए बात कर रहे थे और एक बार मंच से जब बोल रहे थे। दोनों बार उन्होंने बात महंगाई की। उन्होंने कहा कि मैं महीनों से ये कह रहा हूं कि महंगाई की सुनामी आएगी, लेकिन मेरी बात को सरकार ने हंसी में उड़ा दिया। महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं।
कीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। राहुल गांधी का खैर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप देश से तो कह रहे हो कि विदेश यात्रा मत करो और आप खुद विदेश यात्रा पे ही निकले हुए हैं और वहाँ से सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, वहाँ से आप आगाह कर बता रहे हो कि बड़ी दिक्कत संकट जो है वो आने वाली है। लेकिन क्या ये सर ये अभी आगे और ये सिलसिला चलने वाला है? तो होगा ही ना। देखिए जिस तरह से वैश्विक स्थिति है ये तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन जब ये बात करते हैं ना हमारे को इतना घाटा हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर देखिए अगर 2015 से बात करें अब तक तो लगभग आपने 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो है आपको सिर्फ जो है डिविडेंड दिया गया है ऑयल कंपनीज ने। तो अगर घाटा हो भी रहा है तो क्या बात है? और आपने जो मतलब टैक्स से कमाया उस पे पेट्रोल डीजल पे, उसका क्या? 40 लाख करोड़। तो आप 40-45 लाख करोड़। तो जब आपकी नीचे थी कीमतें तब तो आपने लोगों को जो है वो पास ऑन नहीं की, तब तो आपने कमाई की। आज अगर दिक्कत हो रही है तो आप कह रहे हो कि अच्छा लोग जो है वो भरें। ठीक है, लोग भरेंगे क्योंकि हमें भी पता है वैश्विक संकट है और लगातार सारे देशों के ऊपर है, भारत के ऊपर नहीं है। लोग साथ देंगे और देना भी चाहिए लोगों को देश में साथ। लेकिन ये बार बार कहना कि अच्छा ये हो गया, आप क्यों नहीं बताते कि आपकी जो रुपया है वो क्यों गिरता जा रहा है? आरबीआई ने इतने मतलब $100 बिलियन से ज्यादा मार्केट में जो है फ्लोट किए, तब भी आपका रुपया नहीं रुक रहा, लगातार गिरे जा रहा है। 96 से ऊपर चला गया, 96 के ऊपर चला गया। और आपने जब यही नहीं किया, आपने 880 टन सोना खरीदा इसको बचाने के लिए, तब भी नहीं हुआ। तब विदेशी मुद्रा याद नहीं आ रही थी। नहीं तो इसका क्या मतलब है? अब कोई प्रयास करना छोड़ दे सरकार? प्रयास करे, फॉल में अगर रुपया जा रहा है या प्रयास करे, प्रयास सफल भी होने चाहिए। कितने समय तक प्रयास करेंगे? और ये वाली जो बात है ऑयल कंपनियों वाली, ठीक है आप कह रहे हैं वो भी फैक्ट है, एक फैक्ट है उसमें, लेकिन ये एक्चुअली बहस कई बार होती है। जब भी ये बात आती है तो यही बहस होती है कि भाई वो पैसा जो है वो सरकार ने कोई अपने पास नहीं रखा, सरकार ने भी जनता के ऊपर खर्च किया है। अब आज किस चीज पे खर्च किया? आप सड़क बनाते हैं तो उस पर आप टैक्स नहीं लेते। ये आप सड़क बना रहे हैं तो उस पर तो आप टोल लेते हैं। नहीं, वो दो अलग अलग चीज़ें सर। फिर से मैं बात कह रहा हूँ, एक तो मैं इससे सहमत हूँ कि अभी जो संकट चल रहा है उसमें पैसा बढ़ाएंगे ही, और अभी जो एवरेज करीब 14 रुपये लीटर का नुकसान उठ रहा है तो उसको कैसे सरकार कम्पनसेट करेगी, ये एक अलग फैक्ट्स की तरह से रखिए। तो ये चल रहा है, अभी 4 रुपये बढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा कि अब भी सरकार और बढ़ाएगी पैसा। संकट है, दूसरा चुनाव नहीं है, तो इसकी संभावना है ही। ठीक है, लेकिन ये बार बार कहना कि वो पैसा डेवलपमेंट में लगा दिया, ये गलत फैक्ट है। कंपनियों का पैसा उस पे नहीं लगाया गया। डिविडेंड सरकार को दिया, डिविडेंड सरकार को दिया, डिविडेंड अलग है, डिविडेंड अलग है, कैपेक्स अलग है, और सरकार का कंपनियों का मुनाफा अलग है। कंपनियों का मुनाफा एक बड़ी पॉलिटिकल खबर आ रही है, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि परसों डायमंड हार्बर में बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है। अब वहां जो टीएमसी का कैंडिडेट था जहांगीर खान, जिस पर आरोप लगे थे लोगों को धमकी देने के, मारपीट कराने के कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। फाल्टा सीट से जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है और वो वैसे भी कहीं देखने में कहीं मिल नहीं रहा है, उसके दफ्तर पर ताला लटका हुआ है। 21 मई को मतलब परसों फाल्टा सीट पर रीपोलिंग होने वाली थी, उससे पहले ये खबर आ रही है कि उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने वोटर्स को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, जिसके ऊपर आरोप है कि वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, पोलिंग बूथ्स की सैंक्टिटी नहीं बरकरार रखी गई, ये सब उसके दबाव में हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब उस पर कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसने अपनी उम्मीदवारी जरूर वापस ले ली। अभी यही चर्चा हो रही है। फर्क नहीं पड़ेगा ना इलेक्शन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो उसमें वोटर लिस्ट में तो नाम रहेगा ही ना उसका, ईवीएम पर तो नाम जाहिर रहेगा। अब तो खैर हाँ, वो भी तो होता है ना, आप एक डेट तक ही तो नॉमिनेशन वापस लेने का नाम सब चीज हो गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भी जिसके वजह से सब कुछ हुआ है, अगर वही सब चुनाव हो रहा है और काउंटरमेंट हुआ था तो दोबारा भी उस सारे पूरे प्रोसेस को शुरू किया जा सकता था कि कैंडिडेट्स अपना फाइल करें, दोबारा से करें। लेकिन ठीक है, अब जो है इसको एक मैसेज के तौर पर देखें कि ये बदलाव जो आप पूछ रहे थे या शुभेंदु जी पूछ रहे थे लोगों से कि बदला कि नहीं बदला, तो ये बदलने का ही एक नतीजे के तौर पे देखो। इलेक्शन के नाम पर मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
नहीं, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, मशीन पे भले फर्क न पड़े, नाम उनका रहे। लेकिन जब टीएमसी का कोई अधिकृत प्रत्याशी ही नहीं होगा तो उसके बूथ एजेंट क्यों होंगे? और जब उसके बूथ एजेंट ही नहीं होंगे तो लोगों को बूथ तक अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं होंगे? नहीं ऑफिशियल तो होगा ही ना। अब कहाँ होगा? ये टीएमसी का ही तो है। तो ऑफिशियली तो है ही ना। एक मिनट, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसको दूसरी तरह समझिए। वैसे व्यवहारिक तौर पर ठीक है, नाम भी है, प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है, लेकिन जब कैंडिडेट ने कह दिया कि हम नहीं है तो बस्ता कौन बांटेगा? बस्ता कोई, और इसको बस्ता तो सब जानते हैं, बस्ता तो कैंडिडेट ही बांटता है, बात ठीक है, वो नहीं बटेगा। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं, जैसे सुनेत्रा पवार बारामती की सीट पर जीती, क्या उस तरह का कुछ परिणाम फाल्टा सीट पर आएगा? पवन यारा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, कोलकाता से हमारे पवन यहाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारे साथ हैं, उनको बताएंगे आपको। पवन, ये उम्मीदवारी वापस ली है, टेक्निकली क्या मतलब है इसका, जहांगीर खान का अपना नाम वापस लेने का? देखिए सौरभ जी, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जहांगीर खान के नाम वापस लेने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, चुनाव प्रचार कर देते हैं और ईवीएम पर आपका नाम आ जाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। जहां तक पीछे हटने की बात है तो आज इस वक्त हम फाल्टा में मौजूद हैं, जहां बीजेपी अपना रोड शो कर रही है, सीपीएम के कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं टीएमसी के कार्यालय पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। और जहांगीर खान को हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन स्विच ऑफ है। जहांगीर खान इस वक्त इस विधानसभा में मौजूद है या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम उनके घर गए थे, वहां पर भी ताला लगा है, कार्यालय पर ताला, घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या जहांगीर खान पीछे हट गया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपको टीएमसी का कोई कार्यकर्ता इस उम्मीद में बाहर नहीं दिखाई दिया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि जहांगीर खान पीछे हट गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अब चुनाव होगा, बैलेट पेपर पर टीएमसी और जहांगीर खान का नाम होगा, जिस सीरियल नंबर पर पहले था वही होगा, और बीजेपी और सीपीएम और बाकी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनका भी नाम होगा। तकनीकी तौर पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब स्पष्ट है कि जहांगीर खान जनता के बीच से गायब हैं, अपनी विधानसभा से गायब हैं, दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है और लोग इसको कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया। लेकिन 29 तारीख में और आज में आपको वहां फाल्टा की सड़कों पर क्या परिवर्तन दिख रहा है? सौरभ जी, अगर एक बार सवाल दोहरा पाए। मैं कह रहा हूं आपको जिस दिन वहां पर वोट पड़ना था 29 तारीख को, जब इलेक्शन उसके बाद कैंसिल कर दिया गया यहां का, तब में और आज में आपको सड़क पर माहौल में क्या अंतर दिख रहा है? सड़क के माहौल का अंतर मैं आपको सबसे पहले चौराहे की तस्वीर के साथ दिखा देता हूं। ये जरा देखिए, जितना बड़ा आपको ये बीजेपी का द्वार दिखाई दे रहा है, यहां भरी हुई जनता की बाइक्स दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं, वो यहां नहीं था। आपको बताएं, हम चुनाव के दिन भी आए थे, तब यहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा इस तरीके से नहीं होता था। बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हुए हैं, जरा इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, 29 में और अब में क्या बदल गया? क्या बदल गया 29 में और अब तक का? आसमान जमीन का फर्क बदल गया है। कैसे? जमीन आसमान हो गया कि आसमान जमीन हो गया? आसमान जमीन हो गया है। कैसे? इसलिए जो हम लोग डर डर के रहते थे, डर के हमारे घर में छुप के रहते थे, आज मौका मिला है, हम लोग सामने आए हैं। 50 साल बाद हमारे बाबा काका बहुत पहले आजाद हुए थे, लेकिन हमारे जनरेशन 50 साल बाद आजाद हुआ है। ये झंडे, ये पोस्टर, ये बैनर था 29 को? 29 को कुछ नहीं था, सिर्फ जो आज देख रहे हैं उसका विपरीत उस वक्त था। अच्छा, टोटली टीएमसी, जहां देखिएगा टीएमसी, आज एक भी नजर नहीं आएगा टीएमसी। तो देखिए, ये जमीनी स्थिति है, यही है परिवर्तन, लोग कह रहे हैं, और बेहद ज्यादा चार्ज अप नजर आ रहे हैं। हम लगातार 2 घंटे से इन लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाओं ने बताया क्या है, महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या बदल गया 29 तारीख में और आज में, क्या फर्क है? অনেকটাই পরিবর্তন আছে আর আমরা এই পরিবর্তনটাই আমরা চেয়েছিলাম। अच्छा, पहले क्या माहौल था? ভয় ছিল একটা, হ্যাঁ। किस चीज का भय था? সবকিছুর অনেক রকম হয়, তখন স্বাধীনতা ছিল না, এখন স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা তো স্বাধীনতা দেখিনি, এখন আমরা স্বাধীনতা দেখতে পেয়েছি চোখে। कह रहे कि हमने तो स्वाधीनता देखी नहीं, आजादी देखी नहीं, आज आजादी देख रहे हैं। कैसी आजादी? এই যে আমরা তখন মুক্ত হ্যাঁ, মুক্ত হ্যাঁ। कैसी आजादी? মুক্ত হয়েছে বলতে बताइए।
মানে আমাদের সনাতন ধর্ম আমরা অনেক কিছু যেরকম ছিল, হ্যাঁ মুখ ফুটে বলতে পারছি, আগে যেমন বলতে পারতাম না। এখন देखिए, हम अपने सनातन धर्म के बारे में मुख से बोल नहीं पाते थे, ऐसी आजादी। अब ये आजादी का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। कुछ वॉक थ्रू हमने पहले किए थे, लोगों ने कहा कि सीधे तौर पर महिलाओं को रेप, थोड़ा हमारे लिए भी बात करते रहिए पवन वहां आप लोगों से। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, कहा मर्डर। जरा मैं और लोगों से जरा बात करता हूं, बहुत से लोग जो यहाँ खड़े हैं, जरा उम्मीद करता हूं कोई हिंदी बोल दे। अम्मा क्या बदल गया? বাংলা ছাড়া জানি আমি একটু একটু বাংলা জানি। আচ্ছা, क्या बदल गया 29 में? হ্যাঁ, আমরা এতদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কিন্তু আজকে দাদাকে পেয়ে সাহস পেয়েছি। দাদা আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই এই দাদা हमें खूब डर था, दादा ने अब हमें आजादी दे दी है। मैम अगर आप हिंदी में बता पाए, डर क्या था? क्या डर था? बांग्ला बोलिए। আমি একটু একটু বাংলা জানি। क्या डर था? আমার দুটো ছেলে আজ বাড়ি ছাড়া 5 বছর, আমার সব জিনিসপত্র ক্ষতি করেছে। আজ দাদাই সব কিছু করেছে। আজকের এই দাদাকে आपके 2 बच्चों के साथ क्या हुआ? মারধর করে বাড়ি থেকে ঘর ছাড়া করেছে ওনার। माँ जी का 2 बेटा 5 साल तक घर चढ़ा, घर नहीं आ सकता है, इतना डर था। घर नहीं आ सकता है, इतना डर था फलता के मानुष में। বাড়ির সব अम्मा की आंखों में जरा देखिए, ये आंखें आपको पूरी हकीकत बता देंगी किस तरीके का डर था। भाषा का एक भेद है, लेकिन आंखें आज चेहरे पर सब बदल जाने के बाद भी वो खौफ नहीं है। 5 साल तक उनके 2 बच्चे फाल्ता में वापस नहीं लौट पाए। बीजेपी के लिए काम करते थे इसलिए। बीजेपी ये जो महिलाएं कह रही है खौफ है, क्या खौफ था? মানুষকে ভোট দিতেই দিচ্ছে না। ভোটের বলে ক্যামেরা লাগানো আছে, মায়েদের ঘরে গিয়ে বলবে ঠেট দিয়ে আসবে, বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও, নয় ডায়মন্ডে চলো, এরকম হুমকি দেয় আমাদেরকে। আমরা কি মানে কি ভয় মানে বেঁচে আছি আমরা শুধু। क्या धमकी मिलती थी? আমাদের পাড়ার নেতারা टीएमसी रा धमकी देয়। बोल सकते हैं? नहीं सभी बांग्ला जानते। तो कुल मिलाकर भाषा यहाँ इंटीरियर है, सब बंगाली बोल रहे हैं। मैम ने कहा कि कैमरा लगा देते थे और दरवाजे पर ताला लगा देते थे कि वोट देने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह का था। महिलाएं भय को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भय मुक्त होके यहाँ चौराहे पे खड़े होके अब बोल पा रहे हैं। ये बदलाव हमने तब देखा था जब हम यहाँ वोटिंग से पहले आए थे, और कोई भी समझ वाला पत्रकार ये दावा करता कि फाल्ता में बीजेपी जीत पाएगी, नहीं हो सकता था। सब चुप थे, गुम थे, बोलने वाले सिर्फ टीएमसी के पक्ष में बोलते थे। और आज हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें बहुत सी महिलाएं जोश में हैं, गुस्से में हैं, और बहुत सी महिलाओं की आंखें नम हैं। पवन, बड़ा साफ है अभी जो आपने अंतर दिखाया और जो लोगों ने जो बातें बताई हैं। और अब 4 मई के नतीजे, आज 19 मई में हम खड़े हैं। 15 दिन के अंदर यूं बदल गया पूरा समा, यूं पूरा माहौल बदल गया। बहुत शुक्रिया पवन आपका। प्रोफेसर साहब, जो लोगों की बात सुन रहे थे, अब ये वही फाल्टा है जहां जहांगीर खान कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, गायब है, आज चुनाव से पीछे हट गया। ये तो आपकी कहानी कुर्सी में जो विजय जी खड़े हैं, और इनके जैसे बौद्धिक गिरोह जो इस देश में ममता बनर्जी के लोकतंत्र को बहुत पवित्र मानती थी, और उनको लगता था कि बहुत इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंदा काम किया है। ये देखिए, और जब मैं इसी कहानी कुर्सी में कहता था सौरभ जी कि बंगाल में उसी प्रकार से होली और दिवाली की खुशी मिल रही है जैसे पूतना और कंस के वध के बाद हुआ था। ब्रज के अंदर और जैसे गोकुल और मथुरा में कंस हत्या के बाद, पूतना की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद जैसे लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, बंगाल स्वतंत्र कभी नहीं हुआ था। ये बंकिम और विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंद की धरती है। यहां पर इस्लामिस्ट, बर्बर, क्रूर ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और टीएमसी खड़ी रही। इसलिए आज आप देख रहे हैं किस हालात में ये निकल करके आज कह रहे हैं। कहता थे हम इसी कहानी कुर्सी में कहते हैं, अरे बंगाल में राम नहीं है, जय श्री राम के नारे कैसे लोग लगा रहे हैं? वहां देवी की उपासना होती है। राम तो रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले देवी की ही उपासना करती है। शक्ति की उपासना तो हमेशा यहां पर हुई है। लेकिन लोग कहते थे कि देखिए नहीं आप बीजेपी इसलिए वहां पर इसलिए नहीं रीत पर पड़े। बंगाल की धरती फर्टाइल जमीन थी भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। यदि वहां पर कोई डकैती और दस्यु और आतंक था तो सीपीएम का आतंक था। उसके बाद ममता बनर्जी, इसलिए मैं कहता हूं अभिषेक बनर्जी गुंडा है, और ऐसे गुंडे को
सही करने का सही वक्त आ गया है। बंगाल को उसको लगनी चाहिए, वहां की खुशबू निकल कर आपने नाम लिया है तो विजय जी कुछ कहना हो तो एक टिप्पणी जोड़ दूं। आपके एक बहुत बड़े एक वरिष्ठ दर्शक ने लखनऊ से मुझे बताया कि जरा कहानी कुर्सी से बता दीजिएगा, बड़े मंगल की पूजा, नवाब घराने, कोई नवाब की एक रानी थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो हनुमान जी की मूर्ति मिली और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। उसी से अलीगंज के जो हनुमान मंदिर लखनऊ में हम दिखा रहे थे, वहीं से अखिलेश यादव ने बड़े हनुमान जी का दिन आज, तो वहीं से नवाब, मैंने उस समय के नवाबी लखनऊ से। मैं पीछे हट गया हूं, अब विजय जी। नहीं, इसमें उनके लिए कोई बोलने की बात नहीं है। ये तो हम लोग, मैं तो बल्कि अभी भी बोला कि फाल्ता में जो हुआ था उसके लिए हमको, उसके लिए इंडिया टीवी ने जिस तरह से दिखाया था वो सब उस समय भी नजर आया था। और ऐसा उसी का जवाब, जैसे वो एक महिला बता रही थी कि उसका 5 साल तक उसके 2 बच्चे घर नहीं आ पाए, उसका जवाब भी तो जनता ने दिया ना। पवन नारा के वीडियो को पूरे देश भर में चलाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बंगाल था, ये बंगाल था। और अभिषेक के लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई यदि सरकार ये करेगी तो बेहतर बात है ना, जो गुंडे लोग हैं या जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग के लिए नहीं हो 3 दिन के लिए, हम साल भर बाद भी देखें कि अभिषेक बनर्जी वहीं पर हैं या जो भी लोग हैं। अभिषेक बनर्जी से मेरा कोई वो नहीं है निजी दुश्मनी, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई समझती है वो कार्रवाई करे। ये जो हो कि आज हम ये मैसेज दे देंगे, आज हंगामा हो जाएगा, आज अभिषेक को पकड़ लेंगे, गुंडागर्दी, उसको खत्म करें और बंगाल को एक नई, जिसके लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव के बाद प्रधानमंत्री ने जो की उस पर बात करनी चाहिए। ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं उसमें पर्सनल वो वाली बात नहीं, मुझे लगता है आपके लिए पर्सनल नहीं होंगे हनुमान टिप्पणी की। मैं ये कह रहे हैं ये वहां 15 साल से हो रहा था, वहां तो एक आदमी ने कहा 50 साल के बाद। बिल्कुल, हमारे बाबा दादा भी आज नहीं थे, हमें आज लेफ्ट से भी सरकार बदली इसीलिए। 34 साल तो था। इनका आरोप यह है या दुख यह है कि हमारे देश की सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड ने, अवार्ड वापसी गैंग ने कभी क्यों उस बंगाल के लिए बात नहीं की उसमें जहां पर यह अत्याचार हो रहा था। नहीं, लोग डरे सहमे थे। ऐसा नहीं। अरे टीवी का एक घराना जिसमें से आप आते थे सर, जिस टीवी घराने से आप आते थे, उसी घराने में एक रिपोर्टिंग मैंने नहीं देखी है जहां पर बंगाल के उन कुकर्मियों के बारे में जिक्र किया जाता हो। कभी मैंने नहीं देखा कि सीपीएम के गुंडागर्दी पर देश बोलता है या नेशन वांट्स टू नो। कभी नहीं प्रणव राय के मैंने टेलीविजन डिबेट में देखा। आज आप थोड़े ज्यादा भावुक हो। नहीं, भावुक नहीं है, क्योंकि मैंने सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बंगाल्स नाइट विदाउट एंड, और वो उसमें सारे ये दुष्कर्म, सारे कुकर्म, गुंडागर्दी, सारी चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। हाँ जी, कि जो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी वो खत्म भी उसी वजह से हुई ना, कि उस समय जो भी मीडिया रहा होगा उन लोगों ने लेफ्ट के खिलाफ, ये आज बदलाव हुआ है तो पहले 15 साल पहले भी तो बदलाव हुआ था, और वो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी। लेफ्ट की गुंडागर्दी, लेफ्ट के आतंक से निकल के ममता बनर्जी आई थी ना। कैसा हुआ था? आपके कहने से, मेरे कहने से हो गया था। वो उस गुंडागर्दी को बदलने का काम था, और वो काम भी बड़ा बदलाव हुआ था, वो इससे भी बड़ा बदलाव था। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो इस पिछले 12 साल से ममता बनर्जी एंटी मोदी ब्रिगेड की राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी नेता थी कि नहीं थी? हाँ, तो वो सारे लोगों को नहीं दिख रहा था कि तो एंटी मोदी होना कोई अपराध है क्या? बंगाल में वो कैसा शासन चला रही हैं, उसके बावजूद। हाँ, तो ठीक है ना, उसका जवाब जनता ने दे दिया ना, और 2 बार जवाब नहीं दिया। जनता को जब लगा कि अब हद हो गई है तो बदला, और मैं बार बार ये कह रहा था कि जब जनता बदलाव चाहेगी तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। उसमें सेफोलॉजी और वो काम में नहीं आती। अभी एक और बात, 2021 में भी जनता जवाब दे देती यदि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से चुनाव करवा रहा होता तो। यदि गुंडागर्दी उस समय रोक दी गई होती तो चुनाव। देखिए, हम लोग बेवजह व्यक्ति और उन सब पर चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मूल बात क्या है, आप सोचिए कि जिसके लिए इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा होनी चाहिए, उसका नाम लेने में अभी भी जुबान जलती है। आप जरा इसको समझिए। जिस देश में एक राज्य में होने वाली हिंसा को इसलिए दिल्ली का मीडिया नहीं चर्चा करेगा कि चर्चा करेगा तो अरे ये मोदी विरोधी होने का मसला नहीं, वो मोदी से लड़ रही है इसलिए उसके अपराध, उसके कुकर्म, उसके पाप कर्म वो छिपा लो। आप इसको थोड़ा सा फ्लिप साइड करके देखिए। ये मोदी का विरोध कोई करे, मोदी को आप खूब करिए। लोकतंत्र में मोदी विरोध क्या, कोई मोदी कोई ऐसा थोड़ी, कोई भी हजार अमर होके नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बंगाल के लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे, और अत्याचार का लेवल जरा कल्पना कीजिए।
हम कभी सुनते हैं वो कौन सी लालू जी के राज की कहानियां सुनते हैं, हम सुनते हैं कोई आईएएस उसको भी अफसर बदल दिया ना था, जनता उसकी ने। महिला को क्या है, उसके महिलाओं को कैसे उठा लेते थे, या क्या क्या कहानियां होती हैं। लेकिन आज जरा सोचिए, वो शेख शाहजहां जब बात होती तब भी हम टीवी की बहस में, अखबारों के ऑपेड पर और जाने क्या क्या लोग क्या करते थे, ममता जी की योजनाओं के दूसरे पक्ष बताने लगते थे। वो बताने लगते थे कि नहीं 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 नहीं, ये बंगाल जो है ना वो अलग सोचता है, ये आप लोग यहां राम लेके आते हैं। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो टीवी पर कहते रहे आप जानते नहीं है कहां यहां जय श्री राम चलेगा, ये वो लोग कहते थे। आज भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह पत्रिकाओं में, इंडियन डेमोक्रेसी इन फ्री फॉल। बंगाल के नतीजे के यही कह रहा हूं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन का नतीजा है उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही बौद्धिक गिरोहों ने बदनाम पसंद किया, हो या ना पसंद हो, बदनाम है ना, इस तरह से सर मैं नहीं किया आपकी जाता। भावना के साथ हूं, लेकिन आप थोड़ा सा आज गुस्से में आ गए। मैं ये गुस्से कह रहा हूं, मैं में दूसरे नहीं, मैं गुस्से उसको में उसको थोड़ा सा नहीं, शांत किसी व्यक्ति है, उसका शांत मन से मतलब बात नहीं। करें। व्यक्ति के आपका बारे में नहीं है। आपका आरोप उस पर बहस होनी चाहिए। मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में भी मैंने यही देखा है। ममता जी के राज के दुष्कर्म इसीलिए ना बताए गए, ना गिनाए गए, ना याद सिर्फ रखे ममता गए। नहीं, कम्युनिस्ट से शुरू किया। कम्युनिस्ट से। ये बौद्धिक बेईमानी नहीं है क्या, ये कह रहे हैं? देखिए, सत्ता के अहंकार में अगर आप जो है वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देंगे, आप करप्शन करेंगे, आप हिंसा करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो लोग जवाब देते हैं। 1 साल नहीं दे, 2 साल नहीं दे, 10 साल नहीं दे, लेकिन लोग जवाब देते हैं। ये शायद कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो बौद्धिक वही वर्ग जवाब। ने उसने कभी कुछ क्यों नहीं किया? मीडिया के एक सेक्शन ने कभी इस पर कोई बात नहीं कही। अभी भी नहीं देखिए, कर मीडिया रहा। की अगर मीडिया की ही बात कर लेना, ये जवाब देते नहीं। अब मीडिया की ही बात कर ले, फिर मणिपुर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। ठीक है, फिर बात दिनेश लोधी की भी कर लेते हैं मध्य प्रदेश मणिपुर की में। बात कीजिए, मणिपुर ठीक है, पर फिर डिबेट सब बातें पूरा कर लेते हो हैं। जाना चाहिए। फिर सारी चीजों पर फिर मैं बात होनी बताऊंगा चाहिए कि मणिपुर में क्यों आतंक हुआ है। फिर सब चीजों पर बात होनी मणिपुर चाहिए। पे बात करना चाहते हैं, क्यों रोक नहीं पाए आप उसको? क्यों देश का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं रोक पाए? करना चाहेगा कि क्यों नहीं वहां पे आप गए नहीं और वहां पे क्यों नहीं रोका आपने? कोई क्यों बोलना चाहेगा? तो सिर्फ बताएं पश्चिम जरा बंगाल उसके की बारे क्यों में। बात करें? पश्चिम बंगाल अगर खराब था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो लोगों ने उसको ठीक किया है, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया। सर, अगर लेफ्ट को हटाया, वो भी बहुत अच्छा किया। और अब जो बात है, नहीं देखिए, अब मेरे को बात कर लीजिए, अब उसके बाद बात करिएगा फिर, है ना? आपने कहा, मैंने उसको सुना, अब आप मेरी बात करिए। करना चाहते हैं। देखिए, बात अगर होगी सर तो एक सब सेकंड, चीज वो होगी। जिस जहांगीर खान पर हमने ये बात शुरू की थी उसका रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আমি কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, যেহেতু আমি ফলতার ভূমিপুত্র, তাই নিজেকে আমি কন্টেস্ট থেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আপনি তৃণমূল প্রার্থী, এটা কি আপনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে নিচ্ছেন, নাকি দল আপনাকে নিজেকে ভোট থেকে সরিয়ে যেতে বললো? আপনার সিদ্ধান্তটা কার? এই যে ভোটের 2 দিন আগে আপনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন ভোট থেকে, এটা কি নিশ্চিত হার জেনে বা কি কারণে? আমি এর আগে অনেক প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছি। এর আগেও আমরা অনেক প্রশ্ন করে উত্তর দিয়েছি। আজকে আমি যেটা আমার বলার ছিল সেটাই বললাম। আমি এই কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার মানুষের স্বার্থে, ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার শান্তি রক্ষার স্বার্থে। আমার একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে 29 তারিখ ভোটে যে ঘটনাগুলো ঘটলো, টেপ লাগানো বিরোধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে, কোথাও আতর লাগানো, এটা আপনি কেন করতে বললেন বা কেন করালেন যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে? 29 তারিখে এই রিপোল হলো তো একমাত্র ভোট অবাধ হয়নি বলেই, কমিশন তো একাধিক প্রমাণ পেয়েছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এটা কেন করিয়েছিলেন বা কার নির্দেশে করিয়েছিলেন? আমি এর আগে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, 29 তারিখে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমি আজকের যেটা আমার বলার ছিল, যে আমি ফলতার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, সুস্থতার স্বার্থে, সোনার ফলতা গড়ার স্বার্থে আমি 21শে মে ইলেকশন থেকে নিজেকে কন্টেস্টে সরিয়ে নিই। গত 29 তারিখে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন? যে ঘটনা ঘটলো, মানুষ ভোট দিতে। ये है जहांगीर खान जो कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं रीपोलिंग से दूरी बना रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, और ये इनके दफ्तर पर ताला भी लगा हुआ है। ये उम्मीदवार थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, अभी भी हैं। ईवीएम पर इनका नाम अभी भी जाएगा, लेकिन ना ये प्रचार में है, ना ये उम्मीदवारी में है। अभी फिलहाल तो इनकी भाषा से ऐसा ही लग रहा है। चलें, इस पर काफी बात हमारी हुई। हम बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ाए गए। पेट्रोल के दाम 90 पैसे, डीजल 87 पैसे, और बीते
4-5 दिनों के अंदर ये दूसरी बढ़ोतरी है। पहले 3 रुपया बढ़ा था, तो अब कुल मोटा मोटा 4 रुपया दोनों में बढ़ाया जा चुका है। राहुल गांधी ने आज इस पर 2 बार स्टेटमेंट दिया, एक बार रायबरेली में एक सभा करते हुए और एक बार और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्होंने बोला कि अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक सुनामी भी उन्होंने एक जगह इस्तेमाल किया शब्द। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ की युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा झटका लगेगा, ये बात भी कही। फिर उन्होंने कहा कि लोगों को विदेश यात्रा ना करने की सलाह दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और खुद वो दुनिया भर के चक्कर काट रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि 4-5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। आज वो नॉर्वे में भी हैं, आज नॉर्डिक कंट्रीज के साथ उनका एक समिट भी जो है वो वहाँ पर होने वाला है, जिसमें 5 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो वहाँ पर स्टेट हेड्स वो मौजूद होंगे। तो राहुल गांधी की बात, एक दूसरा बयान और है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए, जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। सर, अखिलेश जी यानी बहुत बड़ा आर्थिक शॉक लगेगा देश के आम लोगों को, और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें मतलब राहुल गांधी को क्या, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति भी कहेगा, अगर 28 फरवरी से लेकर आज तक अभी सब कुछ सुचारू रूप से नहीं शुरू हुआ, तो इसमें कोई जानकारी वाला या मैंने कहा था उसका कोई मतलब नहीं। ये राहुल गांधी की आदत है कि मैंने कहा था, मैंने तो बता दिया था, ये इस वाले सेंस में। अच्छा, कई बार ऐसे जब आप कहते हैं ना, तो कोई गंभीर बात भी आप कर रहे होते हैं, सचमुच कोई चीज आप अनुमान लगा ले तो भी कोई नहीं मानेगा फिर। तो ये ठीक वैसे ही है, ये ठीक वैसे ही जैसे कोविड के वक्त कोई कहे कि मैं तो कह रहा था बस आने वाला। अरे भाई, जब दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो मुश्किल होगी। लेकिन क्या भारत सरकार उसकी तैयारी नहीं कर रही है, यह सवाल है। और अगर उस पर राहुल गांधी के पास कोई फैक्ट हो तो बोलें। जैसे एक फैक्ट मेरे ध्यान में तुरंत आ जाता है, 36,000 मीट्रिक टन हमारे यहां डोमेस्टिक गैस का उत्पादन था, बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन हुआ। यह किस दौरान हुआ? यह मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो गया। यानी भारत सरकार ने वो ये तैयारी की। हमारा जो पीएनजी का कनेक्शन था, उन्होंने एक हफ्ते में करीब 37 लाख के आसपास वो कनेक्शन बांट दिए, जितने वो उसके ऑब्स्टेकल हुआ करते थे कि फलाना एजेंसी क्या करेगी, धमाका एजेंसी, तो तेजी में कर रहे। कोई भी अगर अब मांगे पीएनजी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सरकार दूसरे क्या काम कर रही? आपका डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी इतनी जगह से तेल मंगा रहे थे, अब हालांकि वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें थोड़ा सस्ते से सीधे रूट से आ जाता था, आसानी से मिल जाता था। अब दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगे आप, अफ्रीकन नेशन पे जाएंगे, जाने कहां से मंगाएंगे, तो वो मुश्किल होगी। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, सप्लाई डोमेस्टिक। क्या भारत में इस बार कोई ऐसी डोमेस्टिक सप्लाई में मुश्किल हुई? अभी तक तो पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई। 3 दिन थोड़ी मुश्किल हुई थी, एलपीजी वाला संकट, जब 55-56 लाख से 89 लाख हो गया था बुकिंग, तो उस दिन हुई थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको आलोचना भी करनी चाहिए और सरकार को दबाव में भी रखना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं तैयारी, तो भारत सरकार की तैयारी अभी तक तो ठीक दिखती। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, वो तो एक बड़े तूफान की, एक बड़ी आर्थिक सुनामी की बात कर, मतलब वो तो कुछ डराने वाले जोन में चले गए ना, कि अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने वाला है देश के साथ, और ये सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। सरकार की उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है। देखिए, अभी तक आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने देश को अच्छे से संभाला है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता कि सरकार का अच्छा रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन को लेके भी देखें तो इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अब जो स्थितियां हैं उसमें ये बात ज़रूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी चीज़ों की, और वो दिखाई देने भी लग गया है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो चाहे आप माने या ना माने, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तेज़ी से।
तो वो बढ़ेंगी। पेट्रोल और डीजल जैसे जैसे उसके दाम बढ़ेंगे, जैसे आपको ऑल्दो अभी भी पेट्रोल डीजल का दाम 4% मान लीजिए बढ़ा है, उससे ओवरऑल देशों में तो ओवरऑल 50% भी गया है। आपको सामान इधर से ले जाने से उधर ले जाने के लिए कीमत बढ़ जाती है ना, उससे वो तो सारी जगह बढ़ जाती है। और वैसे भी ऐसे माहौल में कीमतें वैसे भी ट्रेडर्स बढ़ा देते हैं, वो भी कई सारी बातें इस पर सर मेरे को एक बात कीमतें बढ़ेंगी आपसे कि ये अभी जैसे मेरे पास ये वैट का डेटा है, कौन सा राज्य कितने वैट लगाता है। वैसे तो देश में ज्यादातर जगह पर बीजेपी की और एनडीए की सरकारें हैं। अब जैसे अंडमान निकोबार में छोटी जगह है लेकिन 1% वैट लगता है, आंध्र प्रदेश में 31% लगता है, असम में 24%, दिल्ली में 19%, हरियाणा में 18% से ज़्यादा, बिहार में 23.5%, छत्तीसगढ़ में 24%, गुजरात में 13%, उत्तर प्रदेश में 19.5%, तेलंगाना में 35%, बंगाल में 25%। मतलब इसको मैं थोड़ा सम कर देता हूं। कहीं पेट्रोल आज भी आपको 88-90 रुपए में मिल जाएगा, कहीं आपको पेट्रोल 110 रुपए भी मिलेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात ये थोड़े कम वैट लगाते हैं, ठीक है। आपने अंडमान का जिक्र कर ही दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश ये सबसे ज्यादा वैट लगाते हैं। नहीं तो यहाँ मैं पूछ रहा हूं, यहाँ कोई इकोनॉमिक मैन्यूवरिंग की इसका स्पेस नहीं है राज्य सरकारों के पास कि वो अगर कोई कुशन दे पाए सकते हैं ना, वही कर सकती हैं। एक्चुअली ये समझना चाहिए कि वैट जो है वो राज्य सरकारों के रेवेन्यू सोर्स तो वही है ना, उनकी हालात पहले ही खराब, हालात पहले ही खराब होते हैं। इसलिए वो वैट को कम करके, बहुत सारी जगह होता है कि वैट को कम करके ही, और बार बार जो होता है कि बीजेपी कहती है कांग्रेस सरकारों को कि भाई आप कर लो ना वैट कम, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तो वो राज्य सरकारों के पास अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार अपना पैसा तो खर्च, मतलब उनका तो रेवेन्यू सोर्स ही वो है, और उनका शराब और दोनों चीजों में, तो उसको कम नहीं करते। शराब का कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल का, और जो वैट का प्रोडक्ट्स है, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसको कम करने तो बहुत, उसमें यही हो सकता है कि अभी चुनाव हो जाए मान लो कर्नाटक में, तो वैट कम कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, देखिए आज दूसरी बार दाम बढ़े हैं, लेकिन सर देखिए अगर मान लें देश में अब अचानक 10% 10 रुपया बढ़ जाए या 15 रुपया बढ़ जाए, तो अब मैं कहूंगा कि ये बोझ डाला मैं बता रहा हूं आपको, दो बातें अभी तो आप 4% ही बढ़ाए। नहीं, इसको समझिए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि जो बात वो पहले कह रहे थे, लेकिन ये तो पूरी दुनिया को पता है कि वैश्विक संकट आने वाला है। और आप कहें कि नहीं, सरकार को नहीं पता था। सरकार, जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की या जो भी मेजर्स लिए गए हैं, जो पहले डाइवर्सिफिकेशन का हुआ, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, रूस के साथ, ईरान के साथ, और अमेरिका तक पहुंचकर भी, कनाडा तक भी पहुंच गए, तो इसका मतलब सरकार को वो पता है, जानकारी है। और ये जो कहा गया कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, तमाम चीज़ें, वो भी तो उसी मेजर्स की तरह से है ना, तो सरकार भी उस पर कर रही है। राहुल जी को जो सवाल करना चाहिए कि क्या सरकार जो संकट है उससे निपटने में कामयाब है या नहीं है, और नहीं भी है तो वो क्या सुझाव दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है ना। विपक्ष के नेता अभी तक कामयाब है, जैसा राहुल जी ने कहा, अभी तक तो लगता है कि ठीक ठाक मैनेज किया है। और दूसरी बात, ये पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे, अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि वो बढ़ने वाला है, और वैश्विक संकट पूरी दुनिया भर में ये बढ़ा हुआ है। हमने कहा, कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि डिलीवरेबल्स में हिंदुस्तान में कोई परेशानी नहीं हुई, ये भी एक बड़ी चीज। आप सोचिए, जब डिलीवरेबल्स नहीं होते, वो 3 दिन का हर चीज ने जिक्र किया, सप्लाई नहीं थी, तो फिर कितना तो वो तूफान हो जाता है कि उस बात को, तो डिलीवरेबल्स जब आपके पास होते हैं, अभी तक सरकार इसको मैनेज करके चल रही है। सवाल है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको है ना, मैं थोड़ा सा हल्का समझता हूँ, मतलब माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर वो तो मतलब वैसे टिप्पणी से भी बचना चाहिए। खुद वहां विदेश में घूम रहे हैं, वो सरकारी काम पे गए। कमाल की बात है कि उसमें से विदेश यात्रा में चलिए और सब छोड़ दें, और अलग अलग जो हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर छोड़ दें, फलाना धमाका, जो यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे हमने डील की है, वो डील भी वही है। वो डील और ओवरऑल अगर कहें पीएम जा रहे हैं, तो पीएम का जाना कोई वो ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा वो इससे घूम के आएंगे तो लौट के आएंगे। और मैं तो एक बात और बार बार कहता हूं, पीएम जो कह रहे हैं उस मैसेज को समझिए। कतई ये नहीं करना है कि सारा आना जाना और काम धाम बंद कर दीजिए, वो सब करना है। फिजूल खर्ची रोकनी है, यानी जहां आप अपनी कार निकाल के अलग से चले गए, उसकी बजाय क्या कुछ संभव है? क्या एक जगह जाने के लिए जो 4 गाड़ियों का काफिला चलता है, उनकी जरूरत खत्म हो सकती है? क्या जो ब्यूरोक्रेसी में किसी विभाग के एमडी के यहाँ, डायरेक्टर के यहाँ, फलाना के यहाँ जो 20 गाड़ियां उनके बच्चों से लेकर और घर परिवार नात रिश्तेदार तक ले जाती हैं, उन पे कुछ रोक लग सकती है क्या? ये ओवरऑल जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने का मसला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, इकोनॉमी तो नहीं रोकेंगे ना, वो संकट और ना बढ़े, उसके लिए फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। अब संकट ना बढ़े, जैसे हमने कल भी कहा था, एक आदमी के हाथ में है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ट्रंप साहब, ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी सीजफायर चल रही है, लेकिन ट्रंप के बयानों से लगता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है।
ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को इस बीच एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें फिर उसने 14 मांगे रखी हैं और वो अपने कई शर्तों से पीछे हटाओ, अभी तक इसके कोई इंडिकेशन नहीं है। उसमें एनरिच्ड यूरेनियम जो वो कह रहा है कि मेरा राइट है उसको एनरिच करना शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, वो अभी भी उसने उसमें रखा हुआ है। वो ये कह रहा है कि बाकी लेकिन हम हिस्सा किसी तीसरे देश को ट्रांसफर कर सकते हैं जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। लेकिन अगर वार्ता फेल हो गई तो फिर ये हमें गारंटी, फिर हम ये अपना यूरेनियम जो है किसी को सौंपेंगे नहीं। ईरान ने यह भी साफ साफ कहा है कि हम किसी भी न्यूक्लियर साइट को नष्ट नहीं करेंगे। साथ ही हॉर्मुज से दूसरे देशों के नौसैनिकों को फौरन हटाया जाए और हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल माना जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने नए प्रस्ताव में युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है और यह भी कहा है कि उसके क्रूड ऑयल के निर्यात पर लगी रोक को भी तुरंत हटाया जाए। अब बात आ गई ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब के बारे में खबर यह है कि आज वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें यह फैसला होगा कि क्या अब युद्ध ही करना पड़ेगा दोबारा या नहीं। इससे पहले कल उनकी नेतन्याहू से भी फोन पर बात हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका से इजराइल को जाने वाले कई युद्ध क्या होते हैं सर, वो मालवाहक विमान, वो बहुत सारा कुछ इक्विपमेंट लेकर कि जो इजराइल वो भेज रहे थे, वो जर्मनी में अभी लैंड हुए हैं बहुत सारे जहाज। मतलब वो इजराइल और अमेरिका क्या फिर एक बार जो है वो यही तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो जर्मनी में वो लैंडिंग हुई है उनके जहाज़ों की, उसको इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। ट्रंप ने लेकिन मीडिया से कुछ बात की है, अभी उनके ईरान को लेकर के क्या विचार चल रहे हैं, सुनते हैं उनको। Can you speak a little bit about your post on Truth Social on Iran and what was the decision that why you didn't attack Iran? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. बड़ी बात कह रहे हूं, खैर मैं तो कल ही हमला करने वाला था लेकिन कुछ देशों ने मुझे रोक दिया और मैंने वो तो अच्छी खबर 2-3 दिन के लिए और पॉसिबली फॉरएवर कि मैंने इसको टाल दिया है। उन लोगों ने मुझे कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और फिर कोई प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। इसमें एक लाइन जो सबसे ठीक जो उन्होंने बोली कि अगर कतर को समझ में आ जाएगा तो मैं भी मान लूंगा। वो मीडिएटर है ना, आगे बोला है इन्होंने, ये लाइन ये बोली, कतर बोला है ना, कतर ये सीरियस है और कतर क्योंकि कतर अगर मीडिएटर के तौर पर कुछ करेगा तो उसको हमको बहुत सीरियसली लें, तब ये शायद हम शांति की तरफ बढ़ेंगे। सर देखिए, जो कंडीशन जो शर्तें ईरान ने भेजी है उस पर तुरंत जवाब भी उधर से आ गया है अमेरिका की तरफ से कि वो चीज़ें मान्य नहीं है। वो पहले जैसा ही जो बात पहले जैसा है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपके एसेट्स थे विदेश के अंदर जो फ्रीज कर दिया गया था, हम उसको डिफ्रीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारे नहीं, 25% के आसपास वो डिफ्रीज करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम है वो तो अमेरिका को ही देना पड़ेगा। तो इस पर दो राय नहीं है, अमेरिका इस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान ने कहा कि हम थर्ड पार्टी को देने के लिए तैयार हैं या किसी तीसरे देश को हम दे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे, हम कुछ अपने पास भी रखेंगे। मुझे लगता है कि इस पर दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी। तीसरी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर न मान करके उनका अपना वाटर माना जाए, तो इस पर भी सहमति नहीं है। और उसका तुलना ये किया जाता है कि स्वेज नहर जैसे वो वसूलता है वैसे ही हमको भी इस पर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में अंतर है कि स्वेज जो है वो मैन क्रिएटेड ये है और ये नेचुरल है, तो इसलिए इस पर जो है, पता नहीं ट्रंप कितना सच बोलते हैं कितना झूठ। वो कह रहे हैं मैं तो अभी हमला करने ही वाला था। देखिए वो तो पहले से कह रहे हैं कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है, और जिसकी मुझे लगता है कि अमेरिका समय खरीद रहा है, समय बाई कर रहा है। अमेरिका आने वाले दिनों में अटैक बिल्कुल करेगा। लेबनान के अंदर हम देख रहे हैं और हमास पर अटैक जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। हमास का जो कमांडर इन चीफ है वो 2 दिन पहले मारा गया है। लेबनान के अंदर जो है वो अटैक पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं।
तो जो एक शर्त में ये भी था ईरान की तरफ से कि लेबनान के अंदर जो है वो इजराइल अटैक बंद करे, हिजबुल्लाह के और हमास के खिलाफ ऑपरेशन बंद करे, वो ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। और हार्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। किसके आप मुझे लगता है ये युद्ध की तरफ इंडिकेशन है। अच्छा, इस सारी जंग को लेकर के चीन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान जैसे सब कहते हैं मोहरा भर है। अब इसका ट्रेलर पिछले दिनों तब दिखा था जब ट्रंप ने चीन का दौरा किया था, और अब पुतिन चीन जाने वाले हैं। रूस और चीन ये दोनों ईरान को समर्थन देते हैं। ऐसे में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात बहुत अहम होगी। पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उसका क्या मतलब निकालें हम बात करेंगे। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम एनरिच करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए जैसे और देशों को मिलती है, क्योंकि उसका ये प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए, तो वो अभी भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पक्ष में है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत में कोई दखल नहीं देंगे। ये भी वो कह रहे हैं कि हम इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो ये कहते कि अगर हमारी ज़रूरत है तो हम आएँ, तो शायद बेहतर होता अगर एक स्टेक होल्डर इसमें पुतिन बन जाते या शी जिनपिंग बन जाते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा इस वार्ता में कोई लेना देना नहीं होगा और हम समर्थन करते हैं उसके यूरेनियम, उसके एनरिचमेंट प्रोग्राम का। तो ये क्या चीन और रशिया, ये क्या आपको लग रहा है कि कोई इसमें सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं? मुझसे नहीं, मैं कह रहा हूँ सकारात्मक नहीं, वो एक दबाव बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि इस तरह का दबाव बने। और मैं इसको सबको नेगोशिएशन पॉइंट्स जैसे आप शामिल कर लेते हो ना, वैसे जैसे ईरान की भी जो बहुत सारी शर्तें हो रही है कि वो उसको इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी नहीं मानेगा, वाटर नहीं मानेगा, ये सब ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब बैठे हैं तो फिर क्या, अच्छा चलो इस पर हम लोग ठीक कर सकते हैं। ईरान को लेकर चाइना और रूस की तो नीति साफ ही है कि वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ खड़े होंगे। और अभी जिस तरह से मैं तो ऑलमोस्ट फेल यात्रा मानता हूं उनकी, ट्रंप साहब की चाइना में, तो उसके बाद अब ये आकर किस तरह से इसको पूरा बदलेंगे, एक दबाव बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सकारात्मक भूमिका केवल यही है कि वो दबाव बनाकर अमेरिका और जो और दोष जो इसमें हल की तरफ ले जाए, हल की तरफ ले जाए, उसको दबाव की तरफ, उसको सकारात्मक मान सकते हैं। ओके, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि लड़ाई बढ़े। ये चाइना और रशिया भी नहीं चाहते कि बहुत बढ़े आगे, आप मानते हैं? जी ठीक है। क्या पुतिन के दौरे को इसी कड़ी में हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए? क्योंकि वैसे तो विजिट है उनकी, एक इंटरनेशनल नेता देश की दूसरे देश के नेता के साथ बातचीत होगी। नहीं, देखिए अभी तो इस वक्त जो स्थिति है उसमें ये दोनों देश अपने आप को अमेरिका के सामने एक तरह से कहें कि फोर्स के तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातचीत थी जो ट्रंप और शी जिनपिंग की हुई, उसने ट्रंप के जो आत्मविश्वास है उस पर बड़ी भारी चोट पहुंचाई है। ट्रंप पूरी तरह से इस युद्ध से बाहर हो चुके थे, बाहर होना चाह रहे थे, लेकिन क्या वहां से लौटने के बाद वो जो चोट पहुंची है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि आदमी के अगर आत्मसम्मान, कैसा भी आदमी उसके आत्मसम्मान पे चोट लग गई तो दूसरी तरह से रिएक्ट करता है। क्या ट्रंप अब दूसरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अब युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, इसको बहुत स्पष्टता समझिए। वो किसी कीमत पर युद्ध में जाना चाहते, तो जो कुछ हुआ है ये ट्रंप की तस्वीरें ले लीजिए। और जब वो कतर पर भरोसे की बात कह रहे हैं तो उन्होंने देखिए एक्सिस शिफ्ट कर दिया है। इसको आप समझिए, वो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा एक्सिस उन्होंने शिफ्ट किया था। जब वो अभी तक स्पेस बनाया, जब वो पाकिस्तान के जरिए बात कर रहे थे तो उसमें चाइना इन्वॉल्व था, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे ही वो कतर की बात करते हैं तो उसमें फिर चाइना और रशिया की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जाती है। फिर अमेरिका, कतर और ईरान, ये नया जो ट्रायंगल है ये बनेगा। अब क्या सवाल है कि क्या कतर इस स्थिति में ईरान के जो अभी के जो अराकची हैं या गलीबाफ हैं उनको वो समझाने में कामयाब रहेंगे कि हम यहां से कुछ नया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है। इसमें मुझे सीधे तौर पर चीन और रूस की कोई भूमिका नहीं दिखती है। और अगर अब चाइना और रशिया कोई भूमिका बनाने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। एक बात सिंपल जी, क्या ट्रंप जो है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनको दिख रहा है युद्ध आता हुआ, ट्रंप जो है वो डिप्लोमेसी को, बातचीत को एक और मौका देने के पक्ष में दिख रहे हैं इस वक्त? कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। वो चाह ही रहे हैं कि किसी भी तरह से ये खत्म हो और हम दूसरे मोर्चे पर जाएं। ट्रंप को इस मोर्चे से जितना हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं, मतलब इसमें कोई नहीं है। और उनको ये जो लगता था ना, एक भ्रम जरूर उनका टूटा, जो जिसको हम लोग बार बार कहते थे कि वो ग्राउंड पे बूट्स उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, यानी सेनाएं उतारेंगे कि नहीं, उसमें उनको भ्रम टूट गया है। तो वो समझ चुके हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप को जो हासिल करना था वो हासिल हुआ। इस पूरे युद्ध में आप देखेंगे कि तो ट्रंप की पूरी किरकिरी हुई है, सच पूछिए तो।
और ट्रंप हारते हुए वहां से लौटना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो दोबारा युद्ध करेंगे। उसका नतीजा क्या निकलता है मैं नहीं जानता। और वो जो हासिल करना लेकिन चाहते हैं, वो- क्या पता क्या मुमकिन है कि ईरान ही उनको वो दे दे बातचीत में? यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया के लिए सबसे अच्छा फिर होगा। बहुत अच्छी बात।